वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 2। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आर्था जास्मिन के साथ जायरस एकेडमी गिल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ जाता है। साथ ही साथ जास्मिन रैंक असेसमेंट की डिमांड करने लगी, जिसकी वजह से रिसेप्शनिस्ट उनको गिल्ड लीडर के पास ले जाती है, जिसने आर्थर का पावर लेवल चेक करने के बाद वो उस रैंक असेसमेंट एग्जाम की लोकेशन की तरफ ले जाने लगा। यहाँ तक कि हम वहाँ पर लूकस को भी देख पाते हैं, जिसने असेसमेंट के दौरान काफी अच्छा परफॉर्म किया, पर फिर भी वो एग्जामिनर को नहीं हरा पाता, जिसकी वजह से वो इरिटेट होते हुए एग्जामिनर पर ही अटैक कर चुका, जिस अटैक को आर्थर वक्त रहते ही रोक लेता है। साथ ही साथ लूकस की एक गलती की वजह से उसको डी रैंक मिल गया था, लेकिन आर्थर वहाँ पर ओरा फार्मिंग करने के बाद उसको रिसेप्शनिस्ट से बी रैंक का गिल्ड कार्ड मिल जाता है, जिसको लेने के बाद वो दोनों बीस्ट लैंड की तरफ रवाना हो चुके और वहाँ पर उन्हें देखने को मिलता है कि एक ऑर्क ने उस जगह पर तबाही मचा रखी है, जिसको रोकने के लिए जास्मिन ने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अब ये देखने के बाद आर्थर अपनी हिडन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ऑर्क को हरा चुका। फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्थर नोट के नाम से काफी फेमस हो गया था। अब आगे सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम किंग ग्रे को देखते हैं, जो अपनी आर्मी के सामने कह रहा था कि मैं एक किंग था। जो सब कहने के बाद वो अपने स्वॉर्डमैनशिप के स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन आर्मी का सामना करते हुए कहा, मैं मोस्ट पावरफुल किंग था। फिर यहाँ से इनकट होकर एक चट्टान की तरफ आ गया था, जहाँ पर किंग ग्रे काफी कूल अंदाज में खड़ा होता है और उसके एक इशारे से फाइटर जेट ने वहाँ पर मिसाइल्स की बारिश करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी खौफनाक तरीके से तबाही शुरू हो चुकी थी और इस तबाही की चपेट में जो भी इंसान आया वो धूल में बदल गया। ये सब करने के बाद वो वहाँ पर टहलते हुए कह रहा था, और एक किंग के तौर पर मैंने अनगिनत जाने ली, अनगिनत गुनाह किए, और फिर भी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर आर्थर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो बड़े आराम से बैठा होता है। तभी वहाँ पर जास्मिन आते के साथ कहने लगी, यार आर्थर हमारे पास एक और क्वेस्ट है। जो सुनने के साथ आर्थर इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है। साथ ही साथ उसने अपना मार्क्स भी पहन लिया था और जब आर्थर नीचे उतर ही रहा होता है, तभी हमें किंग ग्रे की आवाज आती है, अब मैं दूसरी लाइफ जी रहा हूँ। और इस एपिसोड का नाम है द किंग बिगिंग एडवेंचरिंग। इसका मतलब होता है एक किंग अपनी एक्साइटिंग और डेंजरस जर्नी की शुरुआत कर रहा है। इसके बाद यहाँ से निकट होकर एक करवा की तरफ आ गया था, जहाँ पर उस करवा ने उन दोनों को अपनी क्वेस्ट की लोकेशन पर पहुंचा दिया होता है और वहाँ पर पहुंचने के साथ जास्मिन आर्थर से कहने लगी, चलो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये बात सुनकर आर्थर बताता है कि बीस्ट ग्लेड्स के पास के विलेज से कॉन्टैक्ट टूट गया है, इसी वजह से हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जास्मिन सवाल करती है, और हमारी प्रायोरिटीज क्या होगी, जिसके जवाब पर आर्थर बता देता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है सर्वाइवल। अब ये सुनकर जास्मिन आर्थर से पूछने लगी, अगर हमें कोई अग्रेसिव बीस्ट मिल जाए तो हमें क्या करना होगा। जिस बात का जवाब देते हुए आर्थर बोला, इस क्वेस्ट में किसी को मारना शामिल नहीं है, इसलिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सवालों के जवाब मिलने के बाद जास्मिन उसकी तारीफ करती है, जबकि आर्थर सिल्वी से कहने लगा, सिल्वी तुम क्या करने वाली हो। इस पे सिल्वी कह रही थी, जब तुम अपने क्वेस्ट को पूरा कर रहे होंगे तो मैं यहीं आसपास ट्रेनिंग ले रही होंगी। जो सब समझने के बाद आर्थर कहा, समझ गया, काम पूरा होने पर मैं तुमको बता दूंगा। ये सब कहने के बाद सिल्वी उसको गुड लक कहकर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद वो दोनों भी अपने क्वेस्ट को पूरा करने के लिए रवाना हो चुके। तभी एकदम से जास्मिन रुकने के साथ उससे कही, नोट कुछ नोटिस किया। जिस पर आर्थर जमीन की तरफ देखते हुए कहा, विलेज में जाने के लिए रास्ते तो है, लेकिन विलेज से बाहर आने के लिए रास्ते बहुत कम है। मतलब जो जमीन पर पैरों के निशान है उसे देखकर ऐसा लगता है कि लोग विलेज के अंदर तो गए पर वहाँ से बाहर नहीं आए। आर्थर के जवाब को सुनने के बाद जास्मिन उससे सवाल करने लगी, अब हमें क्या करना चाहिए। इस पे आर्थर कहा, हमें खुफिया इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। काफी लोगों का सवाल होगा कि जास्मिन के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो बार बार आर्थर से क्यों पूछ रही है। तो इसका रीजन यह है कि आर्थर अपने होम टाउन से बाहर इसलिए आया है ताकि वो जास्मिन के साथ रहकर ट्रेनिंग कर सके, और ये सब ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। इसी के साथ वो दोनों अपने पैरों में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने के साथ ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हुए विलेज की तरफ जाने लगे। इसके कुछ देर बाद हम उन दोनों को झाड़ियों में देख पाते हैं, जहाँ पर आर्थर विलेज की तरफ देखते हुए कह रहा था, यहाँ लोगों का कोई नामो निशान नहीं है, क्या किसी बीच ने उन पर अटैक कर दिया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जास्मिन कहती है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट के निशानों की कमी बहुत अजीब लगेगी। ये सब कहने के बाद वो दोनों झाड़ियों से निकलने के बाद वहाँ के विलेज का ब्यूरा करने लगे थे, पर आर्थर वहाँ पर इन क्रिस्टल को देखने के बाद हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पर ये क्रिस्टल है, लेकिन यहाँ पर ये आए कैसे होंगे। और जब वो ऐसा कह रहा था तभी उसकी नजर क्रिस्टल के अंदर पड़ जाती है, जिसके अंदर एक इंसान मौजूद था, जिसकी वजह से ये मालूम पड़ता है कि इस विलेज में जितने भी आइस क्रिस्टल है उन सभी में इंसान कैद हैं। और जब वो ऐसा कह रहा था तभी दूसरी तरफ हम एक लड़की को देख पाते हैं, जो उन दोनों को देखकर घबरा गई थी। पर इसके कुछ देर बाद ये मसला सॉल्व हो चुका था, जबकि आर्थर उस लड़की से सवाल करता है, क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हुआ था। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए वो लड़की रोने के साथ बता रही थी, मुझे नहीं पता, मैं जंगल में हर्ब इकट्ठा करने के लिए गई थी और जब मैं वापस आई तो सारे के सारे इंसान उस क्रिस्टल में कैद हो चुके थे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्थर समझ जाता है कि ये कारनामा किसी बीच ने किया होगा, जिस पर जास्मिन भी एग्री थी। उसी वक्त हम उसके पैरों पर स्पाइडर थ्रेड्स देख पाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। यहाँ तक कि जास्मिन ने अपने
डैगर बाहर की तरफ निकाल लिया था और जास्मिन को अपना डैगर बाहर की तरफ निकालता देखकर वो लड़की घबरा जाती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार देगी। जब वो ऐसा सोच रही थी तभी एक स्पाइडर बीस्ट अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को अपनी तरफ खींचने लगा। साथ ही साथ वो उसको अपने सामने लटकाकर अपना मुंह खोलने लगा, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर गई थी। अपने सामने इस मंजर को देखने के बाद आर्थर उस लड़की को बचाने के लिए जाने ही वाला था, पर जास्मिन उसको वहीं पर रोक लेती है। अब ये देखकर आर्थर इसका रीजन पूछता है, जिस पर जास्मिन बताने लगी हम अभी के लिए उसका सामना नहीं कर सकते। तभी दूसरी तरफ हम उस स्पाइडर मोस्टर की तरफ आते हैं, जिसने अपनी आंख का इस्तेमाल करने के साथ बाकी सभी इंसानों की तरह उसे भी जमा दिया होता है। उसका खेल खत्म करने के बाद स्पाइडर मोस्टर अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसको उन दोनों ने समय रहते ही डॉज कर लिया था। यहाँ तक कि वो दोनों अब वहाँ से भागने लगे। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद वो स्पाइडर मोस्टर भी अपनी जगह की तरफ रवाना हो चुका। फिर यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ जाता है, जहाँ पर एक बंदा बताता है कि ह्यूमन, एल्फ्स और डुओर्फ्स के बीच थ्री किंगडम का अलायंस हमारे नजरिए से यह कोई मोस्ट आइडियल अरेंजमेंट नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एक मिस कहने लगी, सभी इवेंट का फ्लो होता है, कभी कभी उस फ्लो के साथ चलना काफी कंफर्टेबल हो सकता है। जो कहते ही उसने अपनी मानव पावर का इस्तेमाल करने के साथ उस मैप को चलाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो बंदा बताता है कि द बीस्ट ग्लेड, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है कि द बीस्ट ग्लेड है क्या, तो बीस्ट ग्लेड एक जगह है और इसी का जिक्र मैंने अभी पीछे करा है, जहाँ पर जास्मिन और आर्थर एक ओर्क के साथ फाइट कर रहे थे जिसने वहाँ पर तबाही मचा रखी थी, और ये वही जगह है द बीस्ट ग्लेड। जबकि वो मिस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी, जो लोग इस कॉन्टिनेंट का फ्यूचर अपने कंधों पर उठाएंगे वह खुद को कार्व करने के लिए इकट्ठा होंगे। ये बात सुनकर वो बंदा बताता है कि फ्यूचर कुछ ऐसा है जिसे हमें हर कीमत पर रोकना होगा। मैंने सोचा था कि ये काम थकाने वाला होगा, लेकिन इसमें अपनी ही एक अलग अट्रैक्शन है। और उसके ऐसा कहते ही यासिन आर्थर की तरफ आ जाता है, जो एक जगह पर रुकने के साथ बोला ये क्या था, जिस पर जास्मिन बताती है कि एन अराकनी उन टॉप 5 बीस्ट में से एक जिनसे मैं कभी फाइट नहीं करना चाहती। अभी सुनकर आर्थर उससे सवाल करता है, क्या आपने पहले कभी अराकनी से फाइट की है? अभी सुनकर जास्मिन बताना शुरू करती है, 5 बार फाइट कर चुकी है, वो सिर्फ एक ही बार ही मार पाई। इसके लिए ट्विन हॉर्न्स की पूरी टीम को जुटाना पड़ा। रेनॉल्ड्स और एलिस, तुम्हारे मॉम डैड भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से विक्ट्री के लिए एलिस का रोल तो खास तौर पर जरूरी था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर सवाल करता है, क्या ये उनकी एमिटर पावर के कारण था? अगर आप लोगों को एमिटर पावर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। एमिटर पावर वो एबिलिटी होती है जिसमें कैरेक्टर अपनी बॉडी से एनर्जी या अटैक को बाहर की तरफ रिलीज करता है। जिस पर एग्री करते हुए जास्मिन बताना शुरू करती है, बिल्कुल सही, अराकनी का कर्ज केवल एक एमिटर द्वारा या फिर उस अराकनी को मार कर ही तोड़ा जा सकता है, लेकिन अराकनी में मैजिक के प्रति काफी ज्यादा रजिस्टर एबिलिटी होती है। इसी वजह से ज्यादातर स्पेल का उस पर असर काफी कम होता है। इसके अलावा उसका आउटर शेल इतना हार्ड होता है कि स्वॉर्ड भी उससे टकराकर वापस लौट आती है। जो सुनने के बाद आर्थर कहा, सुनने से ऐसा लगता है कि अब हमारे पास उसे टेक डाउन करने का कोई भी तरीका नहीं है। जिसका जवाब देते हुए जास्मिन बताती है, लेकिन अराकनी को दिन की रोशनी पसंद नहीं होती और वे आमतौर पर डंजन के काफी अंदर रहते हैं। इससे भी जरूरी बात, नोट या फिर आर्थर, मैंने तुम्हें एक एडवेंचरर बनने के बारे में सब कुछ सिखा दिया है जो मैं जानती हूँ। सिर्फ स्वॉर्ड और मैजिक से फाइट ही नहीं, मैंने तुम्हें वो सब सिखा दिया है जिसकी तुम्हें जिंदा रहने के लिए जरूरत है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं तुमसे पूछती हूँ, अभी हमें क्या करना चाहिए? उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर अपना मार्क्स निकालते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं, हम गिल्ड को इन्फॉर्मेशन देंगे और पूरी तरह से तैयार होने के बाद विलेज को बचाएंगे। और जब वो वहाँ से भागने की प्लानिंग बना ही रहे थे तभी हम उनके पीछे अराकनी को देख पाते हैं और वो वहाँ पर आते के साथ उन दोनों को एक साथ जमाने की कोशिश करता है, पर जास्मिन आर्थर को बचाने के लिए उसे वहाँ से ढकेल चुकी, जिसकी वजह से जास्मिन को अब वो कर्ज लग चुका था। पर ये देखकर आर्थर परेशान हो जाता है, लेकिन जास्मिन फिनिश होते हुए आर्थर को समझा रही थी, दूर जाओ आर्थर, भले ही तुम अकेले हो। और वो अपने आखिरी अल्फाज कहने के बाद पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी, जबकि अराकनी आर्थर पर अटैक करने के लिए जाने लगी। उसको अपनी तरफ आता देखकर आर्थर उन पलों को याद करने लगा था जहाँ पर वो अपने फादर को अकेला छोड़कर अपनी मॉम के साथ भागने लगा, और जब उस मोस्टर ने आर्थर के सामने सिल्विया को जान से मार दिया था। पर तीसरी बार वो पीछे नहीं हटा, उसने अपनों को बचाने के लिए फाइट की। जब आर्थर ऐसा सोच ही रहा होता है तभी अराकनी अचानक से आते के साथ उस पर अटैक कर चुकी। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए आर्थर ने अपनी डुअल स्वॉर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया, पर वो जितनी भी कोशिश कर ले उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था और वो पीछे न हटते हुए उसका डटकर सामना कर रहा होता है। यहाँ तक कि हमें किंग गिरी की आवाज आती है जो कह रही थी, अब तुमने यह कर लिया है। साथ ही साथ आर्थर उसके अटैक से बचने के लिए पीछे हो जाता है, पर अराकनी अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर चुकी, जो देखकर आर्थर अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसको बीच में से काट देता है। पर अराकनी यहाँ तक नहीं रुकती, वो लगातार उस पर अटैक करने लगी, पर वो उसका डटकर सामना करने के लिए अपनी दूसरी स्वॉर्ड को भी सामने ले आता है। यहाँ तक कि वो उसका सामना करते हुए अपनी पास्ट लाइफ की बातों को याद करते हुए कहा, मैं कभी एक किंग था, एक ऐसा किंग जो सबसे पावरफुल के रूप में जाना चाहता था, और मेरे स्वॉर्ड का एक ही वार एक इंसान को मारने के लिए काफी था। ये सब सोचने के बाद आर्थर उसके थ्रेड्स को बीच में से काटने के साथ उसके धीरे धीरे करीब जाने लगता है और एकदम से करीब पहुंचने के साथ उसने अपनी दोनों स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर दिया।
दिया। पर जैसा कि जैस्मिन ने बताया था कि उसका आउटर शेल हार्ड होने की वजह से इतनी आसानी से नहीं ब्रेक हो सकता और वहाँ पर ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि अराकनी ने उसको अपनी पीठ से गिरा दिया था, जिसकी वजह से आर्थर अब उसकी आंख के एकदम सामने था। सामने होने की वजह से अराकनी ने अपनी आंख का एक अटैक उस पर कर दिया, लेकिन आर्थर समय रहते ही उसको डॉज कर लेता है और ऐसा ही उसने पास्ट लाइफ में किया था। साथ ही वो कहा, मेरी बैटल को जीतने के लिए बस इतना ही काफी था। जो कहते ही उसने काफी सारे सरस अटैक उस पर रिलीज कर दिए, लेकिन उसका शेल टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने सारे अटैक करने के बाद भी आर्थर भी ये सब देखकर हैरान था। यहाँ तक कि अराकनी ने अपनी एक पैर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर दिया, लेकिन आर्थर उसी के पैर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है। पर वो बताता है सोड काफी नहीं होगी। ये सब कहने के बाद वो अपने गले में फायर बोल्ट की लगी सील को ब्रेक कर देता है। मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब आर्थर पहली बार एडवेंचरर बना था तो आर्थर ने अपने वीक एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने सबसे पावरफुल एलिमेंट को सील कर दिया था, लेकिन उसने अब वो सील ब्रेक कर दी है, जिसकी वजह से उसकी दोनों सोड में फायर पावर आ चुकी थी और वो इसी का इस्तेमाल करते हुए अराकनी पर अटैक कर दिया था। पर देखने से ऐसा लगता है कि ये अटैक अराकनी को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा, जो देखकर आर्थर भी समझ जाता है कि ये अटैक उस पर काम कर रहा है, इसलिए ये अटैक वो उस पर बार बार करने लगा, जिसकी वजह से अराकनी फ्लेम से गिर जाता है और वो दर्द से कतराने लगा। पर वो इस दर्द को सहते हुए आर्थर पर अटैक कर देता है, लेकिन आर्थर उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता कि मैं देख सकता हूँ कि जैस्मिन ने जिसका जिक्र किया था कि इसमें मैजिक रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल सच है। फिर हम देखते हैं कि जो अराकनी पर फ्लेम लगी हुई थी वो एकदम से बुझ जाती है और साथ ही साथ अराकनी भी एकदम सही सलामत था। इसलिए आर्थर अपने लाइट एलिमेंट के साथ साथ अर्थ मैजिक का भी इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, पर उसके इस अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर ही अटैक कर चुका। इस अटैक को रोकने के लिए आर्थर अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि उसने उस पर अटैक करने के लिए अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल किया, जो सीधी जाकर उसकी खोपड़ी में पियर्स हो जाती है, लेकिन वो अराकनी खुद को संभालते हुए आर्थर की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही साथ उसने उस पर जानलेवा अटैक भी कर दिया था, लेकिन आर्थर उसके अटैक को डॉज करने के बाद सीधे उसकी खोपड़ी पर आ जाता है। साथ ही वो कहा, क्या तुम्हारे अंदर कभी मैजिक कास्ट हुआ है? ये सब कहने के बाद वो अपने ठंडर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर अपनी ठंडर पावर को इंजेक्ट करने लगा, जिसकी वजह से अराकनी को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और वो इसी के चलते वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। पर आर्थर उसे वहाँ से ऐसे कैसे जाने दे सकता था। फिर वो अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर पूरी तरह से पियर्स करने के साथ बोला, मुझे जैस्मिन वापस चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अराकनी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वहीं पर मर चुका, जबकि दूसरी तरफ हम जैस्मिन को देखते हैं जो अभी भी उस कर्ज से फ्री नहीं हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि वो अराकनी अभी भी जिंदा है। उसी वक्त उसने अपनी पर्पल आई का इस्तेमाल करते हुए आर्थर को फ्रीज करने की कोशिश की, लेकिन आर्थर सिल्विया की पावर का इस्तेमाल करने के साथ वहाँ के टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, तुम्हें सच में पता नहीं चला कि तुम कब हार गए हो। एक बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मुझे तुमने यह याद दिलाने में मदद की कि पहले मैं सोर्ड कैसे चलाया करता था। जो सब कहने के बाद वो अपने पास्ट लाइफ की सोर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे स्लैश अटैक उस पर रिलीज कर देता है, यहाँ तक कि उसने टाइम को अनफ्रीज कर दिया। फिर हम देखते हैं कि अराकनी के चारों तरफ से खून निकल रहा है, साथ ही साथ उसकी गर्दन अचानक से कटकर गिर जाती है। पर आर्थर सिल्विया की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी काफी ज्यादा माना पावर ड्रेन हो चुकी थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपने मन में बोला, तनाव अभी भी काफी ज्यादा है और लड़ने का मेरा पुराना तरीका और इस वर्ल्ड के मैजिक से मुझे मिली नई स्ट्रेंथ, इससे मैं जिस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूँ उससे अभी भी काफी दूर हूँ। और जब वो ऐसा सोच रहा था तभी सिल्विया अचानक से आते के साथ सीधे उसके मुंह पर आ गिरी। साथ ही वो टेलीपैथी के थ्रू उसको बताते कि क्या तुम ठीक हो, कुछ हुआ है? और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ सेकंड के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिस पर एग्री करते हुए आर्थर कहता है कि हाँ, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि मैंने उसे संभाल लिया है। जो सुनकर सिल्वी राहत की सांस लेते हुए कहने लगी, तो ठीक है, अब तुमको गुड लक। पर आर्थर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको गुड लक क्यों कह रही है। इसका रीजन हम उसके पीछे देखते हैं, जहाँ पर जैस्मिन अपने डैगर के साथ एकदम तैयार खड़ी थी। अब ये देखने के बाद आर्थर परेशान होते हुए कहा, जैस्मिन ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारा कर्स टूट गया है। पर जैस्मिन उसको समझाती है, मैं तुम्हें अभी आसानी से हरा सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? लेकिन जैस्मिन सीरियस होने के साथ उससे सवाल करने लगी, क्या तुम बस इतना ही कहना चाहती हो? इस बात पर आर्थर उससे माफी मांगने लगा, पर उसके माफी मांगने का रीजन जैस्मिन उससे पूछने लगी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए आर्थर बताना शुरू करता है, असल बात यह है कि मैंने तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज करते हुए उस चीज से फाइट की और मुझे माफ कर दो, मैं अपनी भावनाओं में बह गया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जैस्मिन अपने डैगर को वापस धरते हुए कहने लगी, अब तुम समझ गए हो और तुमने सच में उसे अकेले ही हरा दिया, कमाल है। जो सुनकर आर्थर कहता है, मैंने बस इतना ही किया, साथ ही साथ शायद ये वह पावर है जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन ये वह पावर नहीं है जो मैं चाहता हूँ। अब ये सुनकर जैस्मिन सवाल करती है, तो तुम्हें कौन सी पावर चाहिए? उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर बताने लगा, मुझे प्रोटेक्ट करने की पावर चाहिए, क्योंकि मेरी कमजोरी ने मुझे डैड, मॉम और एलेनोर से अलग कर दिया। अगर मैं और स्ट्रॉन्गर होता तो मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाता जिनकी मुझे परवाह है। ये सुनकर जैस्मिन उससे माफी मांगने लगी थी, पर आर्थर उसको समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही हम पास्ट को बदल सकते हैं। मुझे बस इस तरह से जीना होगा कि बाद में मुझे कोई पछतावा ना हो। ये बात सुनकर जैस्मिन कहती है कि ये
ये सब कहने के बाद भी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एलिस और बाकी सब लोग पूरी तरह से टूट जाएंगे, इसलिए मेरे खातिर कोई भी जोखिम मत उठाना। और अभी वो ये सब कह ही रही थी तभी आर्थर कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी परवाह है जास्मिन। अब ये सुनकर जास्मिन ब्लश करते हुए कह रही थी, तुम ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें उस बात के लिए माफ कर दूंगी। जो सुनकर आर्थर का कहना है, अरे मेरा ये कहने का इरादा नहीं था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जास्मिन उसका मुंह खींचते हुए कह रही थी, तुम सिर्फ बात करने में ही माहिर हो। और वो उसको बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। तभी अचानक से आर्थर को याद आया कि हमें अराकनी का मानाकोर निकाल लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वी उस मानाकोर को काफी मजे से खा रही होती है, जो देखकर वो दोनों भी हैरान हो चुके थे। और इसके कुछ देर बाद वो दोनों उन विलेजर्स से अलविदा लेते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ से इकट्ठे होकर एक रेस्टोरेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर लाइजा आर्थर से कह रहा होता है, तुमने एक अराकनी से फाइट की, मुझे हैरानी है कि तुम जिंदा वापस आ गए। और जब वो ऐसा कह रहा था तभी वहाँ पर लूकास आते के साथ नोट से कहने लगा, क्या तुम इस अराकनी बिजनेस को लेकर सीरियस हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइजा पक चुका था, क्योंकि लूकास हमेशा ऐसे ही बातें करता रहता है। तभी लूकास बोल पड़ा, अरे यार शक करना तो नॉर्मल है, वैसे भी अराकनी कभी भी सरफेस पर नहीं आते, पर तुम क्या मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे हो? अब ये सुनकर आर्थर उससे सवाल करता है, तुमको मेरी बात पर यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए लूकास बताता कि मुझे अराकनी का मानाकोर दिखाओ। अब ये सुनकर आर्थर सिल्वी का चेहरा देखने के बाद लूकास को बता देता है कि अनफॉर्चुनेटली हम उसे हासिल नहीं कर पाए। ये बात सुनकर लूकास उसका मजाक उड़ाते हुए कहता कि खैर इससे तुम्हारी कहानी कम सस्पिशियस नहीं हो जाती, हो सकता है कि सच में तुम्हारा सामना किसी बिग स्पाइडर से हुआ हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर भी उसकी बात से पक चुका था, इसलिए वह अराकनी का सर बाहर की तरफ निकालने के साथ कहा, क्या ये एविडेंस के लिए काफी है? अब इतने बड़े सर को देखने के बाद लाइजा हैरान होने के साथ कह रहा था, स्टोन बना देने वाली कर्जिंगा ये सचमुच में असली है। और ये देखकर लूकास को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वहाँ के एडवेंचरर इस चीज को देखने के बाद हैरान होते हुए कहने लगे, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा और ये तो काफी हार्ड है, तुमने इसे काटा कैसे? उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद लाइजा लूकास से सवाल करने लगा, अब तुम कुछ कहना चाहोगे? जिस पर लूकास हकलाते हुए कहने लगा, लगता है तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन इस तरह का कोई माना बीस्ट मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात सुनकर आर्थर लूकास को बताता कि अगली बार मैं मदद के लिए जरूर तुमको बुलाऊंगा लूकास वाइक्स। जो सुनकर लूकास आर्थर की बातों से इरिटेट होते हुए वहाँ से जाने लगा। उसको जाता देखकर लाइजा कहता है कि ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला। जिस बात से तो आर्थर भी पूरी तरह से एग्री था। तभी जास्मिन एकदम से खड़ी होने के साथ कहने लगी, ध्यान रहे, अब हमें चलना चाहिए आर्थर। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइजा सवाल करने लगा, क्या तुम फिर से ट्रिप पर जा रहे हो? इस बात का जवाब देते हुए आर्थर बताता कि मैं बस अपने घर जा रहा हूँ। उसके ऐसा कहते ही यहाँ से इकट्ठे होकर उसके घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्थर की छोटी बहन एलेनोर उससे चिपक जाती है। यहाँ तक कि उसके फादर कहने लगे, फैमिली के हीरो के तौर पर तुमने जो जबरदस्त एडवेंचर किया उसके बारे में सुनकर मुझे खुशी होगी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्थर ने अपने एडवेंचर के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से वो हैरान हो चुके थे। पर वो इससे भी ज्यादा तब हैरान हुए जब उनको मालूम पड़ा कि आर्थर ने अकेले ही अराकनी को हरा दिया। तभी रेलोस अमेज होते हुए कह रहा था, ये तो कमाल का है आर्थर, और तुम्हें याद है कि उसके खिलाफ हमें कितनी मुश्किल हुई थी, है ना जास्मिन? जिस पर एग्री करते हुए जास्मिन बताते कि हाँ, हम लगभग 4 बार हार की कगार पर पहुंच गए थे। ये बात सुनकर रेलोस का कहना है, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? जिस बात का जवाब देते हुए आर्थर बताता कि खैर ये इतना मुश्किल था कि मुझे अपने अटैक्स को एक ही जगह पर फोकस करना पड़ा, और मुझे लगा कि अगर मैं इसके इंटरनल हिस्से पर मैजिक कर सकूं तो ये काम कर जाएगा। आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर एलिस उन सभी पर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि तुम सभी जल्द से जल्द घुटने पर बैठ जाओ, जिसकी वजह से उन तीनों को मजबूरन ऐसा करना ही पड़ता है। जबकि एलिस उनकी डिमांड लेते हुए कह रही थी कि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कोई डेंजरस काम न करने का एक प्रॉमिस हुआ था, एक ऐसा प्रॉमिस जो तुमने किया था, है ना? ये बात सुनकर आर्थर कहता है कि मुझे पता है, लेकिन एक एडवेंचरर के लिए यह एक इम्पॉसिबल काम है। उसकी इस बात पर एलिस कहते कि प्रॉमिस तो एक प्रॉमिस है। अब ये सुनकर आर्थर उनसे माफी मांगने लगता है। इसलिए एलिस अब जास्मिन पर ही गुस्सा करते हुए कहने लगी, जास्मिन तुम उसके साथ ही थी, तुमने ये सब होने कैसे दिया? अराकनी उन 5 सबसे खतरनाक बीस्ट में से एक है, जिन्हें देखते ही तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए। ये बात सुनकर जास्मिन इन सब के लिए अब उनसे माफी मांगने लगती है, पर आर्थर बताता है कि ये जास्मिन की गलती नहीं है, वो मैं ही था जिसने ये सब किया। अब आर्थर को बीच में बोलता देखकर एलिस उस पर ही गुस्सा करते हुए कहने लगी, मैं अभी उससे बात कर रही हूँ। जो सुनकर आर्थर उनसे माफी मांगने लगता है, पर एलिस काफी ज्यादा भावुक होने के साथ कही, मैंने तुम्हें जाने दिया क्योंकि तुमने काफी जिद की थी। आर्थर और जास्मिन ने कहा था कि वह तुम्हें वह सब कुछ सिखा देगी जो तुम्हें जानना जरूरी है, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें एक एडवेंचरर बनने की इजाजत दी थी। और अब मुझे सुनने को मिल रहा है कि तुम अराकनी जैसी इतनी खतरनाक चीज से लड़ रहे थे और तुम किसी तरह से उसे हराने में कामयाब भी हो गए। और वैसा कहते हुए बस रोए जा रही थी, जिसको एलेनोर संभालने लगती है। जबकि आर्थर के फादर कहने लगे, आर्थर अगली बार जास्मिन जैसा कहे वैसा करना, समझे? जिस बात पर आर्थर भी एग्री था। जो सुनकर रेलोस इम्प्रेस होने के साथ जास्मिन से सवाल करने लगा, मुझे अराकनी के बारे में बताओ। ये बात सुनकर जास्मिन कहते कि मैंने गिल्ड को पहले ही इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दिया है। वो बात सुनकर रेलोस इम्प्रेस
होने के साथ कहने लगा, बहुत बढ़िया, मैं हेलन और बाकियों को केयरफुल रहने के लिए कह दूंगा। अब चलो आर्थर की मॉम खुश हो जाओ, क्योंकि आर्थर ने जो किया है वह खतरनाक जरूर था, लेकिन उसने जो हासिल किया है वह कमाल का था। मेरा मतलब अराकने को हराने से नहीं, मेरा मतलब है आर्थर सेफ्टली हमारे पास वापस लौट आया है। ये बात सुनकर एलिस अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगी, हाँ तुम ये ठीक कह रहे हो, पर आर्थर मुझे ज्यादा परेशान मत करना। जिस पर आर्थर पूरी तरह से एग्री था। फिर हम गार्डन की तरफ आते हैं, जहाँ पर आर्थर और जास्मिन के दरमियान फाइट चल रही थी। फाइट के दौरान आर्थर जैस्मिन से बातें कर रहा होता है कि हमें डांट पड़ी, जिस बात पर जास्मिन बताती है कि हम सब में एलिस हमेशा से सबसे डरावनी रही है, इसलिए अगली बार उसे नाराज करने की कोशिश मत करना। जिस बात से आर्थर भी एग्री था। उन दोनों की बातें खत्म होने के बाद जास्मिन 2 वुडन सोर्ड को उठा लेती है और उनमें से एक को आर्थर को पकड़ाते हुए कहने लगी, मैजिक का इस्तेमाल करना मना है। जिसके बाद उन दोनों के दरमियान सोर्ड फाइट शुरू हो चुकी। फाइट के दौरान आर्थर अपने मन में कह रहा था, पास्ट लाइफ में जिस चीज की मुझे कमी खली, इस लाइफ में उस चीज को प्रोटेक्ट करने का मैंने वादा किया है, और ऐसा करने के लिए मुझे और ज्यादा पावरफुल होना होगा ताकि उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं जिनकी मुझे परवाह है। और इस बात के साथ उन दोनों की ये फाइट भी खत्म हो चुकी। तभी आर्थर एकदम से कुछ सोचने लगा, जो देखकर सिल्वी उससे सवाल करने लगी, क्या कुछ हुआ है? जिस पर आर्थर बताना शुरू करता है, मुझे अभी अभी कुछ याद आया, वह तो किसी तूफानी हवा जैसी थी, पर ना जाने टेसिया आजकल क्या कर रही होगी। और इसी के साथ ही सीन कट होकर एल्वन किंगडम की तरफ आ गया था, जहाँ पर टेसिया एक चट्टान से अपनी जान बचाते हुए कह रही थी, क्यों 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 और क्यों, ये किसी ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? कम से कम किसी को तो उसके बारे में हमें बताना चाहिए था। और उसके ऐसा कहते ये वाला एपिसोड यहीं पर। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, आर्थर एक क्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक विलेज में चला गया था, जहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पर जितने भी विलेजर्स हैं वो सभी आइस क्रिस्टल में फ्रीज हो चुके हैं। तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई दी, जिसको अराकनी ने आइस क्रिस्टल में बदल दिया था। ये सब देखने के बाद आर्थर उसे बचाना तो चाहता है, लेकिन जास्मिन के मना करने के बाद वो लोग वहाँ से भाग चुके। लेकिन उनका भागने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अराकनी आते के साथ उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जास्मिन उस चीज का शिकार हो गई थी। ये सब देखने के बाद आर्थर को काफी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करने के साथ उसे मार ही देता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे विलेज के लोग और जास्मिन भी उस कर्ज से मुक्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि हमें कुछ मिस्टीरियस लोगों को भी दिखाया जाता है, जो आर्थर और टेसिया को अपना निशाना बना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा था कि आर्थर ने अराकनी का कटा हुआ सर सबके सामने धर दिया था, जिसकी वजह से लूकस के साथ ही साथ बाकी सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इससे भी बड़ी चिंता का ये सवाल था, ये आखिरकार ये डंजन से बाहर कैसे आ गया? साथ ही ये उजाले से काफी ज्यादा डरता है। यहाँ तक कि हमने एपिसोड के लास्ट में यह भी जाना था कि एलिस ने उन सभी की डिमांड ले ली थी, क्योंकि अराकनी 5 सबसे खतरनाक मोस्टर में से एक है। अब आगे एपिसोड 2 की शुरुआत एल्वन किंगडम का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर इंसानों और एल्व्स के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। जिस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि इंसान एल्व्स पर भारी पड़ चुके हैं, साथ ही साथ उन लोगों ने उनके घर भी जला दिए। तभी बैकग्राउंड में हमें टेसिया की आवाज सुनाई देती है, इंसान बेहद खौफनाक जीव होते हैं, वे हमारी जान ले लेते हैं, हमारी दौलत चुरा लेते हैं और हमारी इज्जत छीन लेते हैं। इसकी वजह से मुझे बचपन से यही सिखाया गया था, और यह बात सच भी साबित हुई, सिवाय एक लड़के के जिसने मेरी जान बचाई थी। और इस एपिसोड का नाम है द प्रिंसेस बिगिंग एडवेंचरिंग, मतलब एक प्रिंसेस निकली है एडवेंचर पर। फिर इसके बाद यहाँ सीन कट होकर एक रेस्टोरेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर हम टेसिया और फेरी तिसावा को भी देख पाते हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक नए कैरेक्टर को भी देख पाते हैं, जिसका नाम साइकियो नोसामा, या फिर आप इसे नीडोमे नोजिनसाई भी कह सकते हो। इसलिए हम इस लड़की को साइकियो कह के पुकारेंगे। पर हम वहाँ पर देख पाते हैं कि कुछ बदमाश उनको गंदी नजरों से देख रहे हैं। तभी एकदम से साइकियो सवाल करती है, तो अब हम आगे क्या करें? जिस बात का जवाब देते हुए टेसिया कहने लगी, हम वाइल्ड बोर को हंटिंग करेंगे। अब ये सुनने के साथ साइकियो बोरियत फील करने लगी थी, जबकि फेरित का कहना है, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर हमें हैंडीमैन या कुछ और समझ रहे हैं? असल में यहाँ पर ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले टेसिया के हाथों में एक स्क्रोल देखा था। उसमें टेसिया के ग्रैंडफादर यानी विरियोन ने सब कुछ लिख रखा है कि उन्हें क्या से क्या करना है जब वो ह्यूमन टेरिटरी में जाएंगे। साथ ही साथ फेरित उनको समझाते हुए कह रहा था, तुम दोनों में इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम टेसिया खास तौर पर। और वो आगे कुछ भी बक पाता उससे पहले ही साइकियो उसका मुंह बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टेसिया इन सभी बातों के बारे में सोचने लगी। फिर वो एकदम से फैसला कर लेती है कि खैर हमें चल लेना चाहिए। और जब वो वहाँ से जा ही रही थी, तभी एक बंदा अपना पैर आगे कर लेता है, जो देखकर टेसिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उस पर एक जोरदार किक मारती है। साथ ही साथ एक एडवेंचरर ने अपना बियर का गिलास उसकी तरफ थ्रो कर दिया, जो देखकर टेसिया अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उसे वहीं पर रोक देती है। लेकिन वो बदमाश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, यहाँ तक कि अब उन्होंने हद ही पार कर दी, क्योंकि अब उन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था, जिसको टेसिया काफी इजीली तरीके से संभाल लेती है। जबकि फेरित अपने वॉल ऑफ द वाटर का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को उड़न छू कर चुका। ये सब देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। फिर यहाँ से उन तीनों की तरफ आ जाता है, जहाँ पर टेसिया भागते हुए कह रही थी, इन जैसे लोग हमेशा हमें ही क्यों मिलते हैं? जिस बात का जवाब देते हुए साइको कहने लगे, क्योंकि इनकी नीयत ऐसी ही है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर फेरित भागते भागते काफी ज्यादा हाँफ रहा था। साथ ही वो बताता है, तुमको उन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर वो
दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम इतना धीरे भागोगे तो हमें तुम्हारी आवाज कैसे आएगी। इसलिए वो इस बार चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हें उन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन टेसिया फेरित की बातों को साइड में रखते हुए कहने लगी, मैं किसी भी चैलेंजर का सामना करने के लिए एकदम तैयार हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर साइकियो को टेसिया काफी ज्यादा कूल लग रही थी, पर फेरित को ये काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लगने लगी। जब वो तीनों ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक करवा आकर रुक जाता है, जिसको देखने के बाद फेरित बोला, चलो हम इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए वो दोनों खुशी खुशी तैयार हो चुके थे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शाम हो चुकी थी। साथ ही साथ हम उनके बगल में कुछ एडवेंचरर्स को भी देख पाते हैं। वहीं पर बैठी टेसिया जो अपने दादाजी का स्क्रोल देख रही थी, जिस बारे में हमें विरियन की आवाज के थ्रू पता चलता है। टेसिया, जैसा कि तुम जानती हो, ह्यूमन और डुओप्स के बीच के रिश्ते लंबे समय से चलते आ रहे टकराव के कारण कमजोर पड़ गए हैं और वो उसके आगे कुछ भी बढ़ पाती उससे पहले ही डाकुओं ने उन पर अटैक कर दिया था। इन डाकुओं को देखने के बाद करवा का ड्राइवर काफी ज्यादा डर जाता है, पर वो तीनों इससे घबरा नहीं रहे थे क्योंकि ये रोज का ड्रामा है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उन तीनों ने मिलकर सारे के सारे डाकुओं को निपटा दिया होता है। साथ ही साथ जिस किंगडम के रास्ते में वो लोग सफर कर रहे थे उस किंगडम के गार्ड आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन विरियन ने अपनी बातों को कंप्लीट करते हुए कहने लगे, थ्री किंगडम की ट्रीटी ने इसका एंड कर दिया, लेकिन यह ट्रीटी केवल उन थ्री किंगडम के बीच ही है। जो सब बताने के बाद उनका सफर फिर से कंटिन्यू होता है, पर रात में फिर से उन लोगों पर डाकुओं ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उन सभी को फिर से मैदान में उतरना ही पड़ता है। जबकि विरियन का कहना है वहाँ के सिटीजन के दिल आज भी उस टकराव में डूबे हुए हैं। जब तक इस फीलिंग का एंड नहीं हो जाता तब तक यह ट्रीटी वास्तव में पूरी नहीं है। और जब वो ऐसा कह रहे थे उन लोगों ने तब तक उन डाकुओं को निपटा दिया था। उसी वक्त वहाँ पर कुछ और डाकुओं का ग्रुप आते के साथ उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग फिर से फाइट करने लगे। और जब वो लोग फाइट कर ही रहे थे तभी विरियन बताते कि इसलिए टेसिया तुम्हें एक एग्जाम्पल बना देना चाहिए। तो यह बात थोड़ी टुकड़ों टुकड़ों में कही गई है, इसलिए मैं एक ही बारी में इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसा कि विरियन ने बताया, थ्री किंगडम के बीच एक ट्रीटी की गई थी जो पूरी तरह से कामयाब नहीं रही, और इसका रीजन यह है कि थ्री रेसेस के लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं, जिसकी वजह से विरियन इस ट्रीटी को पूरा करने के लिए टेसिया का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ हमें यह भी जानने को मिलता है कि जिन डाकुओं ने उन पर अटैक किया था ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कर्म कांड किया है उन पोशाक वालों ने। जबकि टेसिया कह रही थी हम पर लगातार अटैक हो रहे हैं, है ना। जिस पर फेरित का कहना है ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्फ्स की कीमत काफी ज्यादा होती है। जिस बात पर एग्री करते हुए साइकियो कहने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग मिलजुल कर रह भी पाएंगे। जिस बात का जवाब देते हुए टेसिया बताती है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं अभी हार मानने को तैयार नहीं हूँ। जो सब कहने के बाद उसने वुल्फ्स के कॉलर खोल दिए थे, जिसकी वजह से वो वुल्फ्स उसका लाड करने लगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि उन तीनों ने अपना सफर अकेले ही शुरू कर दिया। जबकि रास्ते में टेसिया कह रही थी, क्या तुमको लगता है कि हमें अपने कान ढक लेने चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर साइकियो कहते कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अगर हम अपने कान ढक भी लेंगे तो भी उन कमीनों को पता चल जाएगा। दूसरी तरफ फेरित का कहना है वे हमसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हम एल्फ्स हैं। जो सुनने के बाद टेसिया बोलती कि तुम उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में हम एक विलेज का सीन देखते हैं, जिस विलेज में घुसने के लिए वो तीनों परमिशन मांग रहे थे, पर उस बंदे ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ जाता है जहाँ पर लाइजा, आर्थर और लूकस अलग अलग टेबल पर बैठे हुए थे। जबकि आर्थर लूकस की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, लूकस वाइस सेपन किंगडम में वाइस की एक पावरफुल फोर्स है, इसलिए ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि उनकी फैमिली में एल्फ का ब्लड है। मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लूकस इलाइजा की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, हे इलाइजा, तुम जैसे इंसान का डुवर्फ की रॉयल फैमिली से क्या लेने देना है, या शायद तुम असल में एक डुवर्फ हो। ये बात सुनकर इलाइजा कहता है कि ये थोड़ा पेचीदा है, मैंने गौर किया है कि तुम खुद भी कुछ हद तक एल्फ लगते हो। उसके सवाल का जवाब देते हुए लूकस बताता है कि वाइक्स फैमिली का मकसद पावरफुल मेज बनना है, और ऐसा करने के लिए उसी वक्त आर्थर उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहने लगा, वे एल्फ्स जो माना पर कंट्रोल रखने में माहिर होते हैं अपनी फैमिली में शामिल करने को तैयार है, भले ही उस पूरी रेस के साथ उनका कोई टकराव क्यों ना हो। आर्थर की ये बात सुनकर लूकस बोला, छिपकर सुनना बुरा है, तुम जानते हो। जिसके लिए आर्थर माफी मांगने के साथ अपने मन में बोला, ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली की सोच कुछ प्रोग्रेसिव है, या फिर वे इतनी एम्बिशियस है कि जो कुछ भी करना पड़े वह करने को तैयार है। दूसरी तरफ लूकस अपने हाथों में फायरबॉल क्रिएट करने के साथ बताने लगा, मैं इस पावर का इस्तेमाल इसलिए करना चाहता हूँ ताकि सैपिन में कोई भी नहीं बल्कि पूरे डिकेथे न्यूजीलैंड में कोई भी सबसे ग्रेट इमेज के तौर पर मेरी हैसियत को चैलेंज ना दे सके। वाइक्स फैमिली के मेंबर के तौर पर यही मेरा फर्ज है। अगर आप लोगों को डिकेथेन के बारे में पता नहीं है तो डिकेथेन एक मैप है जिसमें 3 मुख्य नेशन है। पहला है सैपिन किंगडम जिसमें इंसान रहते हैं, दूसरा है एलेनियर किंगडम जिसमें एल्फ रहते हैं, और तीसरा है डुवर्फ किंगडम जिसमें डुवर्फ रहते हैं। और एलेनियर किंगडम को मैंने बार बार एल्वन किंगडम बोला है क्योंकि जहाँ पर एल्फ रहते हैं उसे एल्वन किंगडम ही कहते हैं, पर आगे से मैं उसको एलेनियर किंगडम ही बोलूंगा ताकि आपको इससे दिक्कत ना हो। लूकस की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्थर बोलता है कि सच में तो तुमको कामयाबी मिले। ये सुनने के साथ लूकस हैरान होते हुए
कहता कि अरे कामयाबी से तुम्हारा क्या मतलब है। उसी वक्त हम वहाँ पर जास्मिन को भी देख पाते हैं, जिसको आर्थर हाई करते हुए लूकस को बता रहा था हमारे गोल्स अलग अलग है, अब मुझे ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है। ये सब बताने के बाद वो जास्मिन की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा क्या तुमको हमारा अगला क्वेस्ट मिल गया, जिस पर एग्री करते हुए जास्मिन बताते कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल सफर होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लूकस को देख पाते हैं जिसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्थर अब पावर नहीं चाहता। फिर यहाँ से निकट होकर टेसिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रही थी क्या हम बात कर सकते हैं, पर वो बंदा उस पर ही गुस्सा करते हुए कहा चुप रहो और तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। दूसरी तरफ टेसिया कुछ लेडीज से सवाल करने लगी थी क्या आप सिटी में देखने वाले माना बीस्ट के बारे में जानती हैं, पर उन लेडीज को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए टेसिया एक बहरे के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उसे चिल्लाते हुए बता रही होती है क्या तुमको पता है कि हम उसे कहाँ पा सकते हैं, लेकिन वो बंदा उसे और जोर से बोलने को कह रहा था। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर टेसिया एक जगह पर बैठते हुए रो रही थी। उसको यूं रोता देखकर साइकियो कहने लगी तुमने कोशिश की टेसिया, सचमुच की। इस पे फेरित बताने लगा था मैं उनके रिस्पॉन्स को ब्लेम नहीं दे सकता, अगर इंसान हमारे सिटी में आते तो हम भी ठीक वैसा ही रिस्पॉन्स देते। लेकिन टेसिया उदास मन के साथ कह रही थी पर वो मेरी बात तो सुन सकते थे। तभी अचानक से एक नट आकर उसके माथे पे जा लगा, और ये नट किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों ने थ्रो किया था। साथ ही वो कहने लगे मुझे वो मिल गई, पर टेसिया को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहने लगी मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकती हूँ। उसकी इस बात पर वो बच्चा बताता कि वाइल्ड बोर ईस्ट से आ रहा है। ये बात सुनकर वो सारे के सारे हैरान हो चुके थे। साथ ही वो बच्चा अपनी बातों को कंप्लीट करते हुए कहने लगा वह काफी परेशानी खड़ी करते हैं, क्या तुम उनसे हमें छुटकारा दिलवा सकती हो। जिसके लिए टेसिया तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि वो उसे कब से ढूंढ रही थी, पर उस लड़की को लग रहा था कि एल्फ्स काफी कमजोर होते हैं। ये बात सुनकर टेसिया हैरान होते हुए कहती है मैं कमजोर नहीं हूँ, बस मेरा ध्यान उस नट से जरा हट गया था, वैसे आमतौर पर मैं बड़ी आसानी से बच निकलती। और जब वो ऐसा कही रही थी तभी हम उन मिस्टीरियस बंदों को देख पाते हैं जो उस पर नजर रखते हुए कह रहे थे और ये हमारा अगला खिलौना है। उसकी इस बात पर दूसरा बंदा बताता कि हाँ मैं भूल ही गया था कि उसका नाम क्या है, वैसे भी एक पर्सन के तौर पर वह कोई खास अहमियत नहीं रखती, लेकिन वह है कौन, खैर छोड़ो, ये बात बेहद अहम साबित होगी और एलेनियर किंगडम की प्रिंसेस इस बेतुकी ट्रीटी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होगी। जिस बात पर उस लेडी का कहना है मैंने प्रिंसेस के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया है, बस उम्मीद है कि वह उन्हें पसंद आएगा। उसके ऐसा कहते ही हम एक वाइल्ड बोर को देख पाते हैं जिसने काफी बड़ी बड़ी चट्टानों से उन पर अटैक कर दिया था, यहाँ तक कि वो खुद उनके सामने आकर रोर करने लगा, जो देखने के बाद वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनके हैरान चेहरे को देखने के बाद उस वाइल्ड बोर ने हमला कर दिया था, जिसको वो छलांगे मारते हुए डोज कर लेते हैं। यहाँ तक कि टेसिया अपने विल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर चुकी, जिसका साथ फेरित भी दे रहा था, पर वो वाइल्ड बोर उनके इतने खतरनाक अटैक के बावजूद भी हिल नहीं रहा था, जो देखकर साइकियो अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसको हल्का सा इंजर्ड कर देती है और उनको लग रहा था कि इसको हमने काफी इजीली तरीके से हरा दिया। यहाँ तक कि फेरित कहने लगा चाहे वह माना बीस्ट हो या नहीं, वह तो बस एक वाइल्ड बोर था। और वैसा कहते हुए एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वाइल्ड बोर ने एकदम से उन पर अटैक कर दिया, जिसको तो उन दोनों ने काफी इजीली तरीके से डोज कर लिया था, पर फेरित उसको डोज करने के चक्कर में साइड में गिर जाता है। अब ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए साइकियो उसका ध्यान भटकाने के लिए अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उस पर अटैक कर चुकी, पर वो बोर एक बैरियर को क्रिएट करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यहाँ तक कि वो फिर से उन पर अटैक करने के लिए आने लगा, जो देखकर टेसिया अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देती है, पर वो इस अटैक को भी अपने बैरियर से ब्लॉक कर देता है, जो देखकर टेसिया परेशान होते हुए कह रही थी इस पर हमारा मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और जब वो ऐसा कह रही थी तभी उस बोर ने उन पर धावा बोल दिया था, जो देखकर वो दोनों अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे। और ऐसा ही सीन हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर यहाँ से कट होकर उन मिस्टीरियस बंदों की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो बता रहा होता है हालांकि उनके पास माना के मामले में जबरदस्त टैलेंट होता है, लेकिन एल्फ की बॉडी नाजुक होती है, इसी वजह से मुझे हैरानी है अगर उनकी प्रिंसेस ह्यूमन टेरिटरी में मर गई तो एल्फ के लोग क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ टेसिया उस पर लगातार अटैक करी जा रही होती है, पर उस सुअर पर इस अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर साइकियो उसको बताती है तुमने तो अभी हमें बताया था कि इस पर मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो तुम ये क्या कर रही हो। ये सब कहने के बाद उसने भी उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर टेसिया भी हैरान हो जाती है, पर हैरान होने का भी समय नहीं था, इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए फिर से भागना शुरू कर देते हैं। सामने की तरफ वो दोनों देखते हैं कि भागने का तो रास्ता ही नहीं है, और इस चीज का फायदा उठाते हुए वाइल्ड बोर ने उन पर अटैक कर दिया, जिस अटैक को वो लोग डोज तो कर लेते हैं, पर एक चट्टान सीधे साइको के पेट में जा लगी, जिसकी वजह से वो ब्रूटली इंजर्ड होकर नीचे गिर पड़ी। अब ये देखने के साथ टेसिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी वक्त बोर ने भी उस पर हमला कर दिया, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि अब उसको बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, लेकिन अचानक से फेरित सामने की तरफ आते के साथ अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए साइको को उठा देता है, और उसके पिच्छू का हिस्सा गीला हो चुका था, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि वो नीचे उतरने के बाद उसे साफ करने लगती है। उन दोनों को सही सलामत देखने
के बाद टेसिया कहने लगी मैं फिर से एक बार कोशिश करना चाहूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों उसे समझाने लगते हैं अभी अपना ये जोश दिखाने का समय नहीं है, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। पर टेसिया उनसे प्लीज कहने लगी थी जो उनको साइकियो बताती है लगता है उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा। जिसका जवाब देते हुए फेरित बताता है जैसा कि तुमको लगे कि तुम ये काम नहीं कर सकती तो तुरंत भागने के लिए तैयार रहना। इसी के साथ टेसिया के प्लान के मुताबिक उन लोगों ने फिर से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर फेरित अपनी जान बचाते हुए भागने के साथ कह रहा था आखिर किस बात ने मुझे इस बात के लिए राजी कर दिया, और साला मेरी बॉडी भी ऐसी है कि मैं ढंग से भाग नहीं सकता। फिर वो भागते भागते साइको के पीछे आ गया था। इसी के साथ साइको अपनी सारी की सारी माना एनर्जी लगाने के बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से वो बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ तक कि टेसिया कहने लगी मैजिक शायद उस पर असर ना करे, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है। जो सब कहने के बाद उसने अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़ी बड़ी चट्टानों को हवा में उठा लिया था। यहाँ तक कि उसने उसी का इस्तेमाल करते हुए बोल पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से बोल चट्टानों के बीच में दब जाता है। अब ये देखने के बाद टेसिया राहत की सांस लेने लगी, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों मरियल हालत में कह रहे थे बहुत बढ़िया काम किया टेसिया, और मेरा माना खत्म हो गया है, साथ ही साथ मेरा स्टेमिना भी खत्म हो गया है। और जब वो दोनों ऐसा कह ही रहे थे तभी वो वाइल्ड बोर्ड चट्टानों को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल आया, जो सीधा टेसिया के ऊपर से गुजरने के बाद उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा होता है। जिसको देखने के बाद टेसिया काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो जितना तेज हो सके उतना तेजी से अपने स्पेल कास्ट करने के साथ उन दोनों को उससे दूर कर चुकी। साथ ही साथ अगर टेसिया ने और ज्यादा माना का इस्तेमाल किया तो वो बेहोश होकर गिर सकती है, पर वो खुद को संभालते हुए कहने लगी मुझे बेवकूफ कहना थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, पर उस समय मैं और क्या कर सकती थी, उस वक्त मुझे यही सही लगा, ठीक वैसे ही जैसे आर्थर करता। ये सब कहने के बाद वो उन पलों को याद करने लगती है जहाँ पर उन दोनों ने एक साथ समय बिताया था, साथ में खाना खाया था और साथ ही साथ एक साथ फाइट की थी। और जब आर्थर वहाँ से जा रहा था तो टेसिया काफी ज्यादा रो रही थी। जब वो ऐसा सोच रही थी तभी फेरित अपनी वाटर रोप का इस्तेमाल करते हुए टेसिया को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ तक कि उसके दोस्त अब यहाँ से निकलने को कह रहे थे, पर टेसिया को देखने से ऐसा लगता है कि वो अभी यहाँ से नहीं जाना चाहती। इसी वजह से फेरित उसको समझाने लगा ऐसा मत करो, तुम्हारा भी माना खत्म हो गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया अपने मन में कहती कि मेरा माना खत्म हो गया है, लेकिन आर्थर ने मुझे कुछ सिखाया था। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर आर्थर ने अपने आसपास की सारी मानव को अपने हाथों में इकट्ठा कर लिया था, और ऐसा करना आर्थर ने उसे भी सिखा दिया था। इसी वजह से टेसिया इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की सारी मानव को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगी, जो देखकर उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि टेसिया ऐसे कैसे कर पा रही है, जबकि दूसरी तरफ उस बोर ने उन पर अटैक कर दिया। जो देखकर टेसिया आगे बढ़ते हुए इकट्ठा हुई माना पावर का इस्तेमाल करने के साथ उस पर सीधा अटैक कर देती है, और इस अटैक की फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हाई थी, जिस चीज को बर्दाश्त कर पाना भी उन दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। इसी के साथ अचानक से वहाँ का माहौल एकदम से शांत हो गया। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टेसिया ने उस बोर को हरा दिया है। जो सब देखने के बाद वो दोनों अमेज होते हुए कह रहे थे उसने माना से अपनी बॉडी को मजबूत कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ टेसिया का हाथ सूज चुका था। अब ये देखने के साथ फेरित कहता कि अचानक से आर्गुमेंटर्स की तरह व्यवहार करना शुरू मत करो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक मिस उसे बता रही थी तुम्हारे लिए यह कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरी तरफ उस बंदे का कहना है हाँ वह मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा टैलेंटेड है, इसी वजह से मुझे और भी ज्यादा पावरफुल माना बीस्ट को तैयार करना होगा। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर उसी विलेज की तरफ आ जाता है जहाँ पर उन तीनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब वही बंदा उनका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पास आई कि वो चलते हुए कह रही थी क्या हमें शुक्रिया अदा देने के लिए उनकी जान चली जाती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फेरित का कहना है इंसानों से तहजीब की उम्मीद मत करो। अब ये सुनकर साइको टेसिया की सोच के बारे में पूछने लगी, जो सुनकर टेसिया सोच में पड़ चुकी थी, पर वो अपने सामने उन बच्चों को देखते हुए कहने लगी देखो जो लोग समझते हैं वे समझते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों बच्चे उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जबकि टेसिया उनका घर देखते हुए कहने लगी क्या तुम यहीं रहते हो, पर देखने से ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छा घर है। इस पे वो दोनों बच्चे बताते हैं कि वहाँ पर पहले कोई और रहता था, लेकिन वह काफी दूर चले गए। कहा जाता था कि वह काफी ज्यादा ताकतवर थे। जो सुनने के बाद टेसिया कहती है मैं भी किसी पावरफुल इंसान को जानती हूँ। जो सुनने के बाद वो दोनों सवाल करने लगे सच में, और वो किस तरह का इंसान है। उसकी इस बात पर टेसिया कहती है कि यह तो एक राज है। उसकी ऐसा कहते ही यहाँ सीन कट होकर एलेनियर किंगडम की तरफ आ गया था, जहाँ पर विलियन को रिनिया के थ्रू सारे के सारे टेसिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वो ये सब जानने के बाद कहने लगे हे भगवान उसे तो जोखिम लेने की आदत है। तभी रिनिया उससे सवाल करती है बताओ वह कैसा कर रही है, जिस बात का जवाब देते हुए विलियन बताते हैं उसने चीजों की हिफाजत से देखभाल की। अब ये सुनकर रिनिया का कहना है समझ गई तुम्हारी पोती से मुझे इसके कम की उम्मीद भी नहीं थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विलियन कहते हैं कि भले ही मैं इसका क्रेडिट लेना चाहूँ, लेकिन उसे सचमुच काफी बेहतरीन दोस्त मिला है, ऐसा कोई जिसे तुम काफी अच्छे तरह से जानती हो, और उनका साथ में बिताया गया वह थोड़ा सा समय ही दुनिया को बदलने के लिए काफी है। उनके ऐसा कहते यहाँ से इनकट होकर एक जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर आग लगी हुई थी। यहाँ तक कि वहाँ पर विलियन और रिनिया खड़े हुए थे, जहाँ पर वो उससे कह रहे थे क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो रिनिया, जिस बात से रिनिया भी एग्री थी। फिर यहाँ से इनकट होकर एक घर की तरफ आ गया था, जिस घर के
अंदर वो तीनों बैठे हुए थे। यहाँ तक कि उस घर के ओनर ने उन्हें मिल्क सर्व कर दिया होता है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं तो बच्चों का होता है। जहाँ पर टेसिया उन दोनों को बताती है कि फेरित और मैं साइरस वापस जा रहे हैं, तुम्हारा कैसा है कि क्या तुम एलेनेर वापस जा रही हो? इस बात पर उस बंदी को खुद नहीं पता था कि वो आगे क्या करने वाली है, जबकि फेरित टेसिया से कहता कि अगर तुम ऐसा कर रही हो तो साइरस पर गेट का इस्तेमाल करना ज्यादा तेज होगा। फेरित की ऐसी बातों को सुनकर साइकियो कहती है कि तो फिर साइरस चलती है, आर्थर से दोबारा मिलकर मुझे भी अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ टेसिया काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि उसने अभी क्या कहा, इसलिए साइको फिर से बताती है हमें साइरस चलना चाहिए, आर्थर से दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगेगा। तभी अचानक से टेसिया टेबल पर हाथ धरने के साथ कही, कैसे साइकियो, तुम्हें आर्थर के बारे में कैसे पता? जिस बात का जवाब देते हुए साइको का कहना है, मैं उसके बारे में इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं उसके साथ जायरस गई थी और हमें इसके आगे की बात फेरित से पता चलती है। असल में हमने उसे रेगुलर देखा है और मुझे याद है एक बार उन्होंने हमारे लिए मिठाइयाँ बनाई थी, इसके लिए किसी न किसी तरह का शुक्रिया अदा तो बनता है। ये बात सुनकर साइको कहती कि एलेनोर कितनी प्यारी है, जिस पर फेरित का कहना है। और इस बात से मेरे को एक और बात याद आई, मिस्टर रेनोल्ड्स जाहिर तौर पर एक आगमेंटर्स हैं। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर टेसिया जल भूनकर फूक रही थी। दूसरी तरफ फेरित का कहना है, क्या आर्थर के जाने के बाद तुमने उसे नहीं देखा? जिसके जवाब पर टेसिया चिढ़ते हुए बोली, मेरा मतलब है उसने कभी मुझे बताया ही नहीं कि वह जायरस में कहाँ गया था और ना ही किसी ने मुझे बताया। तुम दोनों तो बड़े धोखेबाज हो। इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर आर्थर के घर की तरफ आ गया था। उसके गेट के बाहर की तरफ टेसिया खड़ी होकर कह रही होती है, ये आर्थर का घर है, आखिरकार मुझे उससे मिलने का मौका मिल गया। लेकिन नहीं, मुझे सोचना होगा कि ये कैसे करना है। कितने दिनों बाद मिले? नहीं, ये गलत है। मुझे तुम्हारी काफी याद आई, ये भी गलत है। लो मैं आ गई। क्या मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई? इसमें से मैं क्या कहूँ, इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। और जब वो ऐसा कही रही थी तभी वहाँ पर टेसिया खरीदारी करके वापस आ जाती है, लेकिन वो अपने सामने टेसिया को देखकर कहने लगी, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? अब इन दोनों को अपने सामने देखकर टेसिया काफी ज्यादा घबराने के साथ वहाँ से भाग जाती है। जिसके चले जाने के बाद एलिस बोली, मुझे आश्चर्य है कि वह कौन थी। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। इस सीरीज में काफी सारे सीन को कट कर दिया गया है। साथ ही साथ फेरित और साइकियो काफी बार आर्थर के घर पर आ चुके हैं, लेकिन टेसिया एक बार भी नहीं आई। जबकि दूसरी तरफ टेसिया भागते हुए कह रही थी कि आर्थर तुम कहाँ पर हो? और उसके ऐसा कहते हैं यहाँ सीन कट होकर एक आइलैंड की तरफ आ गया था जो सी के एकदम बीचों बीच होता। एपिसोड में देखा था आर्थर और जास्मिन एक सफर के दौरान बिछड़ गए थे और वो उसी की तलाश करते करते इलाइजा और लूकास से टकरा गया था जो बेहोश हो चुके थे और यहीं से उन तीनों की टीम वर्क की शुरुआत होती है। वहीं दूसरी तरफ जास्मिन भी आर्थर की तलाश करते करते लूकास के चमचों से जा मिली। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन सबने मिलकर टेंट की प्रिपरेशन पूरी कर ली थी और अब बारी है खाना ढूंढने और उसे पकाने की। खाना ढूंढने का काम इलाइजा और आर्थर ने संभाल लिया था, साथ ही खाना पकाने की जिम्मेदारी उन दोनों ने लूकास को सौंप दी। कुछ देर मेहनत करने के बाद लूकास मछली को रोस्ट करने में कामयाब रहा, पर इससे भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। इसी वजह से वो तीनों खुद उसी मुसीबत का निपटारा करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों अपने टीम वर्क की बदौलत उसे हरा चुके। लेकिन वो अभी तक मरा नहीं था, यहाँ तक कि वो उन पर अटैक भी कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर जास्मिन आते के साथ उसकी गर्दन को उड़ा चुकी। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था कि टेसिया हिम्मत करते हुए आर्थर से मिलने के लिए उसके घर पहुँच जाती है, लेकिन इस बार उसके पीछे आर्थर के फादर आ चुके। उनके अचानक से आ जाने की वजह से टेसिया दोबारा से वहाँ से उड़नचू हो चुकी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में आर्थर अपने घर की तरफ जा रहा था, पर वो जाते समय जास्मिन से कहता है कि ये अच्छी बात है कि हम समय पर अपना क्वेस्ट पूरा कर पाए, लेकिन जब मैंने तुम्हें उस आइलैंड में दौड़ते हुए आते देखा तो मैं काफी हैरान हो गया और मुझे नहीं पता था कि तुम उसे इतनी बुरी तरह से काट सकती हो। उसकी इस बात पर जास्मिन बताते कि उस बात को छोड़ो, तुम बस अपने पैरों पर पिंड मारने पर ध्यान केंद्रित करो। ये उस चीज का एक ऐसा इस्तेमाल है जो कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे कुछ समय पहले सिखाया था। अब ये सुनकर आर्थर भी हैरान था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि इस टेक्निक का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है। और जब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी दूसरी तरफ हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं और इस बंदे का नाम बराल्ड है जो एक AA रैंक एडवेंचरर है। साथ ही वो जास्मिन को देखकर हाय कर रहा था, यहाँ तक कि वो उसको बताता कि असल में आज मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ और मुझे एक जबरदस्त ट्रेजर का सुराग मिला है। इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि उसे हासिल करने में तुम मेरी मदद करोगी। वहीं पर खड़ा आर्थर उन दोनों को साथ में देखकर अपने मन में कह रहा था, जास्मिन की तरह एक और AA रैंक कर, लेकिन ना जाने क्यों जास्मिन को उसके पास देखकर मेरा दिल कस जाता है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर आर्थर के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर एडम अपने स्पीयर के साथ आर्थर का सामना करने के लिए एकदम तैयार खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ ट्विन हॉर्न्स पार्टी और आर्थर की फैमिली के लोग इस मैच को देखने के लिए मौजूद थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन दोनों ने अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन आर्थर उन पलों को याद करने लगता है जहाँ पर आर्थर काफी ज्यादा छोटा था और वो इतनी सी छोटी एज के बावजूद भी वो एडम का सामना कर रहा था और हमने ये सब पहले ही सीजन 1 में देख लिया था। फिर अब यहाँ पर आते हैं जहाँ पर एडम ने आर्थर पर अटैक कर दिया था, लेकिन आर्थर उसके अटैक को डॉज करने के बाद अपनी सूंड का इस्तेमाल करने के साथ उस पर डायरेक्ट हिट कर देता है और एडम उसके अटैक को काफी इजीली तरीके से ब्लॉक कर चुका, यहाँ तक कि वो उस पर अटैक भी कर देता है, जो देखने के साथ आर्थर ने उसके अटैक को वक्त पर संभाल लिया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उनके दरमियान फाइट
शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को इंजर्ड करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से एडम ने अपने स्पीयर का इस्तेमाल करने के साथ आर्थर पर अटैक कर दिया। जिस अटैक को आर्थर ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसके स्पीयर की प्रेशर की वजह से वो घुटनों के बल पर आ गया। पर एडम अचानक से पीछे हटते हुए उससे कहता है कि तुमने सच में मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। इसी वजह से मैं काफी इम्प्रेस हूँ कि तुम्हें पता था कि मैं ऊपर से अटैक करने वाला हूँ। पर काफी समय हो गया है कि जब किसी ने उस अटैक को रोका हो, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो आर्थर। उसी वक्त हम वहाँ पर हेलेन और डर्डन को देखते हैं, जो एडम को बता रहे थे ये तो हद से ज्यादा था, वैसे क्या तुम खुद को रोकने का मतलब समझते हो? उन दोनों के इन सवालों का जवाब देते हुए एडम बताता है कि अरे तुमने उस बच्चे को देखा, वह कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं रहा, अब तो वह बस एक पूरा का पूरा मॉन्स्टर बन गया है। लेकिन एलेनोर उसका स्पेयर पकड़ते हुए कह रही थी कि मेरे भाई को परेशान करना बंद करो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उसकी मम पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो, जिस पर आर्थर बता देता है कि मेरे हाथों में थोड़ी झुनझुनी हो रही है, बस इतना ही। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद एंजेला रोज एलिस से कहने लगी मैंने देखा कि तुम एडम पर गुस्सा नहीं हो रही हो, और वैसे भी वो सचमुच फाइट में सीरियस था। जिसका जवाब देते हुए एलिस बताती है ये ट्रेनिंग के लिए था और उसे ऐसा करना ही था। इसके अलावा जो बात मुझे सच में परेशान करती है वह यह है कि वह कोई ऐसा खतरनाक काम ना करे जहाँ मैं उस पर नजर ना रख सकूं। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों उससे कह रहे थे आर्थर अब आर्चरी की ट्रेनिंग और उसके बाद अर्थ मैजिक, साथ ही साथ एंजेला का भी कहना है और आखिर में मैं तुमको विंड मैजिक दिखाऊंगी, जिसके लिए आर्थर भी तैयार हो चुका था। जबकि आर्थर अपने मन में कहता है कि ट्विन हॉर्स ए रैंक एडवेंचर्स के तौर पर वह मुझे जो ट्रेनिंग दे सकते थे वह बेहद कीमती थी। इसी के साथ यहाँ सीन उसके घर के अंदर की तरफ आ गया था, जहाँ पर रेलोन्स को बेचैनी छा रखी थी। जो सब देखते हुए जास्मिन उनसे कहने लगी मुझे इसके लिए माफ कर दो और मुझे लगता है कि आप आर्थर की ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हैं। अब ये सुनकर रेलोन्स कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम किस बारे में बात करना चाहती थी? उनकी ऐसी बातों को सुनकर जास्मिन कहती है कि क्या आप ब्राल्ड को जानते हैं? जिस बात पर एग्री करते हुए रेलोन्स बताना शुरू करते हैं अक्सर वह सबसे खतरनाक हालात में होता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने ज्यादातर मिशन बिना किसी खरोच के पूरा कर लेता है। ब्लेड, आयरन साइड, द गेट वॉल, द व्हाइट नाइट, उसने काफी नाम कमाया है और गिल्ड के साथ साथ दूसरे एडवेंचरर्स का भरोसा भी जीता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके रूमर है। साथ ही साथ वह एक विलन सा इंसान है और काफी टैलेंटेड भी, यहाँ तक कि मुझे भी उसकी सील्ड तोड़कर आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। अब ये सुनकर जास्मिन उन्हें बता देती है कि उसने मुझे एक मिशन पर इनवाइट किया है, जिसके जवाब पर रेलोन्स बोले ये तो काफी अजीब बात है, वैसे उसकी खुद की भी पार्टी है। इस पे जास्मिन बताने लगी थी सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, वह और लोगों से भी पूछताछ कर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा हुई। ये बात सुनकर रेलोन्स कहते कि अचानक से किसी को रिक्रूट करने की वजह, इस पर तुम्हारी क्या राय है जास्मिन? शायद इंजर्ड पार्टी के मेंबर के लिए रिप्लेसमेंट। अब ये सुनकर रेलोन्स कहते हैं तुम गलत कह रही हो, उनकी पार्टी जानती है कि वह क्या कर रही है और उसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। आखिरकार पार्टियों के टूटने का सबसे बड़ा रीजन यही है। जो सुनकर जास्मिन कहती है शायद वह जिस क्वेस्ट की बात कर रहा था यही उसका रीजन होगा। इस पर रेलोन्स बताने लगा था यह एक सही अनुमान है, लेकिन हमें जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरह की सोच से तुम्हारी नजर का दायरा सीमित हो सकता है, इसलिए एक अच्छे लीडर को हमेशा शांत रहना चाहिए और हर मामले को न्यूट्रली से देखना चाहिए। जब मैं इस ग्रुप का लीडर बना तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखने की कोशिश की, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। ये बात सुनकर जास्मिन कहती है कि हाँ आपने सारा का सारा ध्यान एलिस पर दिया। जो सुनकर रेलोन्स डरते हुए कहने लगे क्या तुम्हें यह मुद्दा उठाना जरूरी है? जिस बात का जवाब देते हुए जास्मिन बताती है कि मैं थोड़ी और छानबीन करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं ही लीडर हूँ। जिस पर रेलोन्स का कहना है ठीक है आर्थर का अच्छे से ख्याल रखना। ये सब सुनने के बाद जास्मिन वहाँ से जा चुकी। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं, जहाँ पर आर्थर ट्रेनिंग कर कर काफी ज्यादा थक गया था और ऐसा याल उन तीनों का भी होता है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा थकने के साथ कह रहे थे वह कौन था जिसने मुझे खुद को रोकने के बारे में पूछा था? माफ करना मैं जरा बहक गई थी और मुझे लगा नहीं था कि आर्थर इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मेरे को भी नहीं पता था कि आर्थर इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए हमें भी अब संभल कर रहना होगा। उन सभी के बकर के बीच एलेनोर उनसे कह रही थी मेरे बड़े भाई को परेशान करना बंद करो। दूसरी तरफ रेलोन्स काफी चोड़ में आते के साथ आर्थर को बताते हैं कि क्या सबने वार्म अप कर लिया? ऐसा ही लगता है क्योंकि अब मेरी बारी है। उसी वक्त एलिस उसके पास टपकते हुए कहती है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। अब ये सुनकर रेलोन्स कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन रेलोन्स वहाँ पर टपकने के साथ अपनी मोम की बातों को ही रिपीट करने लगी। ये अच्छी बात नहीं है, सब लोगों ने वार्म अप करा है तो मैं भी उसके साथ वार्म अप करना चाहता हूँ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हेलेन उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम आराम कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से ये बात सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। उसकी इस बात पर आर्थर बताता कि नहीं सब ठीक है। वैसे जास्मिन कहाँ पर है? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रेलोन्स उसके करीब आते के साथ उसे बता देते हैं कि वह कुछ जांच पड़ताल करने गई है, जबकि उसकी मोम का कहना है ठीक है आर्थर अब तुम हमारे साथ रहोगे। जिस बात पर एग्री करते हुए आर्थर अपने मन में कहने लगा कभी कभी मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि यह कितना अजीब लगता है, ये शब्द जो इतनी सहजता से जुबान पर आ जाते हैं और जो इतने सीधे साधे हैं। मैं सोचता हूँ ना जाने कितना और समय लगेगा जब इस तरह की बातें मुझे अपने लिए एकदम सही लगने लगेगी। इसके बाद यहाँ से कट होकर एक रेस्टोरेंट की तरफ आ गया
था जहाँ पर लूकस के साथ ही उसे बता रहे थे कि यहाँ मेडिसिनल हर्ब इकट्ठा करने का एक क्वेस्ट है, और लूकस इसको रिजेक्ट कर देता है। जो सुनकर उसका साथी फिर से बताता है कि खोए हुए मानव बीस्ट को खोजने के बारे में क्या ख्याल है, और इसको भी लूकस ने मना कर दिया। अब ये सुनकर उसका दूसरा साथी कहता है कि एक मेज भी है जो आगे बढ़ने के लिए मदद मांग रहा है, ये भी नहीं चलेगा। तो सर सिविल की सफाई के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यहाँ पर कोई अच्छे मिशन नहीं है क्या? बेहद अफसोस है मास्टर, हाल ही में मची उथल पुथल के चलते कई एडवेंचरर्स की जान चली गई है, इसलिए गिल्ड की रिक्वेस्ट है कि जांच करने में ज्यादा समय लग रहा है। जो सब जानने के बाद लूकस कहता है कि क्या यह दिक्कत है कि उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक मानव बीस्ट सामने आ रहे हैं। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उन्हें पल भर में ही निपटा दूंगा। वैसे मैं अकेडमी में एडमिशन लेने से पहले एक बड़ा मिशन पूरा करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस रफ्तार से तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। उसी वक्त वहाँ पर श्रीनाथे के साथ उससे कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद आपके समय के लायक हो। वैसे क्या आप किसी ब्राज नाम के एडवेंचरर को जानते हो? जिस पर लूकस उन्हें बता देता है कि वो एक ए रैंक एडवेंचरर है। जिस पर एग्री करते हुए वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बताना शुरू करता है। जाहिर तौर पर वह एक ऐसे हाई रैंकर के डंजन पर रेड करने के लिए पार्टीज के मेंबर को रिक्रूट कर रहा है, जिसकी अभी तक खोज नहीं हुई है, और ये सब वह गिल्ड से छिपकर कर रहा है। इसी वजह से तुम जैसी पावर रखने वाले किसी भी पर्सन को इसमें रिक्रूट होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात उन लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगने लगी थी, लेकिन ये बात उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। साथ ही साथ वो कह रहे थे, यंग मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, गिल्ड द्वारा ऑथोराइज ना किए गए काम काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन वो आगे कुछ भी कह पाते उससे पहले ही लूकस उन्हें शांत करा देता है। साथ ही साथ वो शियों से कहने लगा, तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा काम के निकले। जब मेरे डैडी ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो मुझे पक्का यकीन था कि तुम एक बेबी सिस्टर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। जो सब कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, और उसके साथी भी उसके पीछे पीछे ना चाहते हुए भी चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो बंदा ईवल की तरह हंस रहा था। वैसे मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, पर मेरे को लगता है कि ये बंदा उन पोशाक वालों के साथ मिला हुआ है, और इसी के साथ यहाँ से निकट होकर मार्केट की तरफ आ गया था, जहाँ पर एलेनोर उन्हें नए नए कपड़े पहनकर दिखा रही थी, और इससे उसकी मम काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। पर आर्थर के मरियल जैसे फेस एक्सप्रेशन को देखने के बाद वो उसे जरा से हिलाती है ताकि वो उसकी तारीफ कर सके, और आर्थर ऐसा करता भी है। लेकिन एलेनोर का मुंह फूल चुका था क्योंकि आर्थर ने उसकी तारीफ अच्छे से नहीं की थी। दूसरी तरफ आर्थर को समझ में नहीं आ रहा था कि एलेनोर ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इस पे उसकी मोम बताती कि हमें सच में सिर्फ रोमांस से कहीं ज्यादा चीजों के बारे में सिखाने की तुम्हें जरूरत है आर्थर। वैसे आज हम यहाँ किस लिए आए हैं तुम्हें पता है? जो सब जानने के बाद आर्थर समझ गया था, इसलिए वो उसकी तारीफें करते हुए कहता है कि तुम सच में आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो एलेनोर। अब ये सुनकर एलेनोर भी इम्प्रेस हो चुकी थी। फिर हम बाकी के आउटफिट की तरफ आते हैं, जिनको देखते हुए एलिस का कहना है, क्या ये अच्छा नहीं है एलेनोर? वैसे क्या यही ड्रेस तुम अपने जन्मदिन पर पहनना चाहोगी? वहीं दूसरी तरफ खड़ा आर्थर अपने मन में कहता है कि एज बढ़ने का मतलब है अडल्टहुड के और करीब पहुंचना। मुझे लगता है कि इस लिहाज से सुंदर शब्द एक सुटेबल शब्द है। अगर मैं सच कहूँ तो किसी बीस्ट से लड़ाई करना इससे कहीं ज्यादा आसान होगा। उसी वक्त उसकी मोम कहने लगी थी, चलो कुछ शूज सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि सिर्फ हम ड्रेस ही नहीं सिलेक्ट कर रहे थे, और शूज एक्सेसरीज साथ ही हमें उसके बालों के लिए भी कुछ सोचना होगा। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आर्थर के तो होश ही उड़ चुके थे, लेकिन एलेनोर उसे फोर्स करने लगी थी। अब आर्थर तो काफी बुरी तरह से फंस गया है, और इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर टेसिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर भी ये उससे सवाल करती है, तो टेसिया क्या तुमने आखिरकार आर्थर को देख लिया? जिस पर टेसिया बताती कि यह सबसे मजेदार बात है, पर मैं लगभग ऐसा करने ही वाली थी, लेकिन एक रुकावट आ गई। जबकि फेरित का कहना है अगर उसने उसे देखा होता तो वह यहाँ ये बातचीत नहीं कर रही होती। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, यहाँ तक कि वो उससे कहती है, क्वीन बनने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगी। टेसिया के ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद वियो कहने लगी, वाह क्या बात है, तुमने खुद को तानाशाह घोषित कर दिया। यहाँ तक कि फेरित भी उसका साथ देते हुए कहता है कि मुझे क्रांति की योजना पहले ही बनानी होगी। दूसरी तरफ टेसिया निराश होते हुए कह रही थी, मैं आखिरकार उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ? जिस पर वियो उसे बता देती है कि शायद ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन टेसिया को उसकी काफी ज्यादा याद आ रही थी, जो देखकर फेरित उसे बता देता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर टेसिया का कहना है, प्रिंसेस तुम दोनों को इस बारे में और अच्छा बनने का ऑर्डर देती है, इसलिए वो और अच्छा बनने के साथ उसे बताने लगे थे, मुझे पक्का यकीन है कि तुम उससे मिलोगी। मुझे भी पूरा भरोसा है कि वह भी तुम्हें उतना ही याद करता होगा जितना तुम करती हो। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद टेसिया काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहती है कि सही कहा, तुम दोनों भी ऐसा ही सोचती हो है ना? लेकिन वियो तो कुछ और ही सोचने के साथ अपने मन में कहती है कि क्या हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हमारे प्रिंसेस उन शब्दों को सुनकर खिल उठी है जो उसने हमसे खुद ही कहलवाई है। यहाँ तक कि फेरित भी अपने मन में कह रहा था, कुछ शब्द मुक्ति दे सकते हैं, भले ही वह झूठे क्यों ना हो। फिर वो उससे कहता है कि इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या एल्डर विरियोन ने किसी और मिशन के बारे में कोई सूचना भेजी है? जिस सवाल का जवाब देते हुए टेसिया बताती है
कि लगता है हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेते। जबकि बीओ का कहना है, खैर मैं किसी और अजीब और गरीब मानव बीस्ट से नहीं टकराना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फेरित कहता है कि गिल्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। जो सुनकर टेसी निराश होते हुए कह रही थी, मुझे नहीं पता कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मैं रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को हरा सकती हूँ। इस पे फेरित उसे बताने लगा था, तुम फाइट में कई बार अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से भूल जाती हो। फिल्म सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर आर्थर उन्हीं के रास्ते की तरफ ही चल रहा था, साथ ही साथ उसकी नजर भी उस पर पड़ जाती है। इसी वजह से बीओ ने टेसिया को बता दिया था कि देखो सामने की तरफ आर्थर। अब ये सुनने के साथ टेसिया ने तुरंत उस तरफ देखा और वो उसको देख भी पाती उससे पहले ही उसके सामने एक करवा आ गया था, जिसके चले जाने के बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर तो आर्थर है ही नहीं, जिसकी वजह से टेसिया को लगने लगा था कि बीओ उसके साथ मजाक कर रही है। अब उसको ऐसे घूरता देखकर बीओ डर के मारे उसे बताना शुरू करती है कि नहीं वह सच में वहाँ पर था, प्लीज मुझे ऐसा घूरना बंद करो। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर आर्थर की तरफ आ गया था, जो कुछ चीज देखते हुए कह रहा था ये तो काफी ज्यादा महंगे हैं। तभी हम उसके पीछे एंजेला और हेलन को देख पाते हैं, जो उससे सवाल करने लगे थे, क्या तुम्हें डायमेंशनल रिंग की जरूरत है? जिस बात पर एग्री करते हुए आर्थर बताना शुरू करता है, मैंने हमेशा से एक लेने के बारे में सोचा था, इसी वजह से मुझे ये जानने की एक्साइटमेंट थी कि सबसे सस्ते वाले में कितना स्पेस होता है। जो सब जानने के बाद वो दोनों उन डायमेंशनल रिंग को देखने के साथ कहे 10 सोने के सिक्कों में, पर मेरा वो तो उनमें से किसी एक में भी स्टोर नहीं होगा। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्थर सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि इसका तो कोई भी फायदा नहीं होगा, वैसे वो वाला कैसा रहेगा? जिस पर हेलन बताना शुरू करती है, उसमें रात भर कैंपिंग के लिए जरूरी सब कुछ रखा जा सकता है। अभी सुनकर आर्थर तो सोच में पड़ गया था, यहाँ तक कि वो इमेजिन भी करने लगा था जहाँ पर उसने काफी बड़ा बैग उठा रखा था। और ऐसा ही हाल जास्मिन का भी होता है, जो सब सोचने के बाद वो उन्हें बता देता है कि यह वाकई महंगा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों तो हैरान ही हो चुके थे। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर एलन और आते के साथ अपनी मोम से कह रही थी, मोम देखो आर्थर यहाँ पर है। अब इन दोनों को यहाँ पर देखने के बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि आर्थर इन दोनों की मदद करते करते कल्टी हो गया था। साथ ही एलिस भी उसे समझाते हुए कहती है कि ये ठीक नहीं है आर्थर, तुमको पूरे प्रोसेस में हमारी मदद करनी चाहिए थी। इसके लिए आर्थर उनसे माफी मांगने लगा था। फिर हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर शाम हो चुकी थी। घर के अंदर की तरफ आर्थर थका हार कर आराम कर रहा होता है। उसकी ऐसी हालत को देखने के साथ सिल्वी उससे सवाल करती है कि आर्थर क्या हो गया। उसकी इस बात पर आर्थर बताता है कि ये फैमिली टाइम वाली चीज है और ये दोनों थोड़ा ज्यादा ही शॉपिंग करते हैं, इसलिए अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्वी उसे बताना शुरू करती है, तुम उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जब तुम यहाँ से चले जाते थे तो एलिस और एलेनोर तुमको काफी ज्यादा याद करते थे। वैसे हम जल्द ही फिर से एडवेंचर पर जा रहे हैं, है ना? तो हम कब निकलने वाले हैं? ये बात सुनकर आर्थर कहता है कि अभी के लिए एडवेंचर पर रोक लगी हुई है, क्योंकि काफी सारी चीजों की तैयारी करनी है। वैसे क्या तुम फिर से बाहर निकलने के लिए इतनी बेताब हो? जिस पर सिल्वी का कहना है, आजकल मुझे काफी ज्यादा भूख लग जाती है। जो सुनकर आर्थर कहता है कि क्या मैं तुम्हें भरपेट खाना नहीं खिला रहा हूँ? जिस बात पर सिल्वी बता दे कि ये खाने की बात नहीं है, मैं उन गोल चमकीली चीजों को और ज्यादा खाना चाहती हूँ। अब ये सुनकर आर्थर पहले से भी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है कि तुम्हें मानाकोर की तलब हो रही है। खैर हमें पक्का फिर से एडवेंचर पर निकलना होगा, पर सिल्वी तुम तो हमें खा खा कर कंगाल कर दोगे। लेकिन लगभग 2 साल बीत चुके हैं मुझे जायरस एकेडमी में एडमिशन मिलने तक ही एक एडवेंचर के तौर पर काम करना है, पर अब वह समय सीमा नजदीक आ रही है। शायद यह अगला मिशन मेरा आखिरी मिशन होगा और जब यह खत्म हो जाएगा तो ना जाने जास्मिन इसके बारे में क्या सोचेगी। और वो ऐसा कहते हुए एक कमरे के बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो जास्मिन से कहता है कि जास्मिन क्या तुम वहाँ पर हो? पर उस कमरे के अंदर से जास्मिन की तो नहीं, पर एलिस की आवाज जरूर आती है, जो उसको अंदर की तरफ बुला रही थी। अपनी मॉम की ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्थर उस कमरे की तरफ चला जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जास्मिन तो काफी खूबसूरत लग रही है। लेकिन आर्थर को यहाँ पर देखेकर जास्मिन तो शर्म के मारे पानी पानी हो चुकी थी। जबकि उसकी मॉम बता दे कि क्योंकि वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती है इसलिए हम उसे पैसे देना चाहते थे, पर उसने मना कर दिया, इसलिए हमने सोचा कि इसके लिए एक नई ड्रेस खरीदी जाए। जो सब जानने के बाद आर्थर जास्मिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, मैंने ये सीख लिया था कि एलेनोर जो एक बच्ची है उसे बच्चों जैसा बर्ताव किया जाना पसंद नहीं था, जिसका मतलब यही हुआ कि जास्मिन तो एक अडल्ट है। फिर वो उससे कहता है कि जास्मिन तुम काफी प्यारी लग रही हो। अब ये सुनने के साथ जास्मिन के होश उड़ चुके थे, यहाँ तक कि वो शर्माते हुए वहाँ से भाग गई। अब ये देखकर आर्थर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये तरीका काम क्यों नहीं करा। फिर हम इसके कुछ देर बाद बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जास्मिन ने अपना आउटफिट बदल लिया था, लेकिन वो अभी भी शर्मा रही थी। वहीं पर खड़ा आर्थर उससे सवाल करता है, तुम बुराल के इनविटेशन के बारे में क्या करने वाली हो? इस सवाल का जवाब देते हुए जास्मिन बताती है कि सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ी छानबीन की और मुझे पता चला कि बुराल ये सब अकेले ही कर रहा है, यहाँ तक कि उसकी अपनी टीम इसमें हिस्सा नहीं लेगी। और वैसे भी एडवेंचर लोगों को जिंदा रहने के लिए थोड़ा कायर होना ही पड़ता है। इस बात से तो आर्थर भी एग्री था। जबकि जास्मिन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बताती है कि तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहती हो, है ना? और मैं ये बात अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि हम काफी समय
से एक साथ हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद आर्थर अपने मन में कहता है कि खतरों से बचो, ये कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में सीखा था, लेकिन उस खतरे पर काबू पाने से मेरी लाइफ में नए एक्सपीरियंस आए हैं। जो सब कहने के बाद उन पलों को याद करने लगता है जहाँ पर उसने अपनों को बचाने के चक्कर में खुद को कुर्बान कर दिया। फिर उसकी मुलाकात सिल्विया से होती है, जहाँ पर उसने उसको काफी कुछ दिया पर वो अपनी जान नहीं बचा पाई। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है टेसिया से, पर वो वहाँ पर काफी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी, इसलिए आर्थर को उसे बचाना ही पड़ता है। जो सब याद करते हुए वो फिर से अपने मन में कहने लगा, खतरे से बचाना खुद को दुनिया से काट लेने जैसा ही है। दूसरी बार इस एक्सपीरियंस ने मुझे यही सिखाया। जो सब सोचने के बाद वो उसको बताता है कि मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगला मिशन शायद जास्मिन और नोट का आखिरी मिशन होगा। और गिल्ड अब ज्यादा रेयर क्वेस्ट नहीं दे रही है, तो आमतौर पर सिर्फ हर्ब इकट्ठा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर ये आखिरी बार है तो क्यों ना इसे यादगार बना लिया जाए। ये बात सुनकर जास्मिन कहते कि तुम्हारी जान सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम गलत भी नहीं हो, हर्ब इकट्ठा करना थोड़ा बोरिंग होता है। तो फिर चलो तैयार हो जाते हैं। फिल्म सुबह की तरफ आते हैं, जहाँ पर आर्थर ने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी, यहाँ तक कि वो अपने डैड से सवाल करने लगा, डैड किसी क्वेस्ट के लिए तैयार होते समय आप किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे? जिस सवाल का जवाब देते हुए रेलोस कुछ देर सोचने के बाद बताते हैं कि यह एक अच्छा सवाल है। शायद क्वेस्ट खत्म होने के बाद एक साथ मिलकर जश्न मनाना और खाना पीना, क्योंकि मुझे लगता है जश्न मनाना भी एक अहम हिस्सा है। साथ ही साथ काम में कामयाबी मिली हो या नहीं, जब तक घर को सेफ्टी से वापस आ जाता है तब तक तुम जश्न मना ही सकते हो। इसी वजह से जास्मिन के साथ सुरक्षित मेरे पास वापस आ जाना, इस बात से तो आर्थर भी पूरी तरह से एग्री था। जिसके बाद यहाँ से इकट्ठे होकर एक जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्थर सिल्वी से सवाल करता है कि तुम अब आगे क्या करने वाली हो, जिस पर सिल्वी बता दे कि गुफाएं काफी ज्यादा उमस भरी होती है और मुझे पसंद भी नहीं है, पर मेरे को वो कोर खाने हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को गुड लक कहने के बाद अलग हो जाते हैं। फिर यहाँ से इकट्ठे होकर उसी पोशाक वाले की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो अपने डार्क एलिमेंट का इस्तेमाल करने के साथ एक सील को पेनिट्रेट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शियोनी है। साथ ही वो कहता है कि ये बात तो समझ में आती है कि मैं इस लेवल के किसी भी चीज पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी इतना काफी होना चाहिए। वैसे भी यहाँ मेरा काम अब अपनी लिमिट पर आ पहुंचा है, यहाँ तक कि बस एक आखिरी काम करने का समय है। जिसके बाद उसने एक पोशन उस खतरनाक बीस्ट को पिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी आंख रेड हो जाती है। और इस क्रिटिकल सिचुएशन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर अगले एपिसोड में देखा था, टेसिया और उसके दो दोस्त ह्यूमन टेरिटरी में आ चुके थे और यहाँ पर उनका मकसद यह है कि तीनों नेशन को फिर से एक साथ जोड़ना, पर इन तीनों नेशन के बीच पहले ही अलायंस एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, पर आपसी मतभेद होने की वजह से अलायंस धीरे धीरे टूटने लगी। इसी के चलते विलियम टेसिया को यह जिम्मेदारी सौंपकर ह्यूमन टेरिटरी भेज देता है। साथ ही साथ उनका सामना एक जायंट बीस्ट हो चुका, जिसको टेसिया आर्थर के द्वारा सिखाई गई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर को एक क्वेस्ट मिल गया था, पर उसका साथ देने के लिए वो दोनों भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था, टेसिया आर्थर से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, पर अपने पीछे उसकी मोम को देखने के बाद वो वहाँ से उड़न छू हो चुकी है। और ये एनिमे मैं आप लोगों की डिमांड पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज में मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मेरे को मिलना चाहिए। साथ ही मेरे को एनिमे एक्सप्लेन करने में तब मजा आता है जब हर एक पर्सन कमेंट करे और लाइक करे, और इतना सही करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे में कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मैं उसको सुधारने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैंने इतना कुछ कहा है, फिर भी आप लोगों को मेरी बात बकवास लगेगी। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इस सीरीज को एंजॉय करो। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक आइलैंड का सीन दिखाते हुए होती है, और ये आइलैंड मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में पहले ही दिखा दिया था। उसी वक्त हम वहाँ पर एक नाव को देख पाते हैं जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम आर्थर को भी देख पाते हैं, और वहाँ पर आर्थर को होश भी आ जाता है। साथ ही वो अपना मास्क उठाने के बाद उसको कुछ याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो तेजी से भागने लगा। फिर हम उस कहानी की तरफ आते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, और वहाँ पर हम आर्थर और जास्मिन को देख पाते हैं जो अपने क्वेस्ट के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन एकदम से वहाँ पर सुनामी की लहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो चुके थे। पर कैसे न कैसे करके वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ ही लेते हैं, लेकिन उस लहर का बहाव काफी तेज होने की वजह से उनका हाथ छूट जाता है, और ये सब सोच सोच कर आर्थर भागते हुए जास्मिन का नाम लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूकास और एलाइजा को भी देख पाते हैं, जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी एकदम से नजर आर्थर की उन पर पड़ जाती है। फिर वो उनको देखने के बाद अफसोस जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं अब इन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो दोनों उठने के साथ उसे गालियां देते हुए कहते हैं कि अभी ओए हम अभी तक मरे नहीं हैं। और इस एपिसोड का नाम है द किंग इज स्ट्रैंडेड, मतलब राजा फंस गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आर्थर उन दोनों से कह रहा था, चलिए इस सिचुएशन पर नजर डालते हैं, और मैंने हेर्शिया फैमिली से एक मानव बीस्ट को पकड़ने का काम लिया था। फिर वो उनको एक पिक्चर दिखाते हुए बताता है कि लेकिन मैं उससे पहले ही एक स्टॉर्म में फंस गया, जिसकी वजह से मैं इस बीस्ट को पकड़ नहीं पाया। जबकि एलाइजा अपना रीजन बताते हुए बताना शुरू करता है, मैं गिल्ड की तरफ से काम पर था, क्योंकि मछली पकड़ने वाली कई नावें लगातार लापता हो रही थी और मुझे इसकी वजह पता लगानी थी, लेकिन अचानक से मेरी नाव तूफान में फंस गई। दूसरी तरफ लूकास उन पर हंसने के साथ बता रहा होता है, तुम दोनों तो एकदम बेकार हो, यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों मेरी तरह ही एयर
रैंक के एडवेंचरर हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों एक साथ अपने मन में कहते हैं तेरे साथ भी वही हुआ है, इसलिए हम पर हंसना बंद कर। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्थर उनको सब कुछ बताने के बाद बताता है कि यह वह बोट है जिसमें जास्मिन और मैं थे, पर अचानक वह मेरे से अलग हो गई। अब ये सुनकर एलाइजा उसकी फिक्र करने लगा था, जबकि लूकस आर्थर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे अब तो ये किसी काम का नहीं रहा और अब हम क्या करें। लूकस की ऐसी बातों को सुनकर एलाइजा उस पर गुस्सा करने लगा था, पर आर्थर उसे शांत रहने को कहकर बताना शुरू करता है हमें एक बोट चाहिए और लूकस की बात में दम है। जो सब समझाने के बाद आर्थर अपने मन में कहता है कि अगर मैं बच गया तो मुझे यकीन है कि वह भी बच गई होगी। उसके ऐसा कहते ही यहाँ से इनकट होकर सिल्वी की तरफ आ गया था जो एक कोर खा रही थी। तभी आर्थर टेलीपैथी के थ्रू सिल्वी से कहता है कि सिल्वी क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। जिस बात पर सिल्वी एग्री थी। जो सुनकर आर्थर का कहना है मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, इसलिए क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो, तुम्हें जास्मिन को ढूंढना होगा। जिस बात पर एग्री करते हुए सिल्वी बताती है कि जरूर, वैसे मुझे कहाँ देखना होगा। अब ये सुनकर आर्थर बोला तुम्हें समुद्र के किनारे पर देखना होगा, ठीक है। और उसके ऐसे कहते यहाँ से इनकट होकर जास्मिन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो नोट का नाम पुकारते हुए कह रही थी नोट क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो जवाब दो, नोट तुम कहाँ पर हो। जो सब कहने के बाद जास्मिन एक चट्टान पे बैठते हुए खुद को कोसने के साथ कहती है कि यह मेरी गलती है। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर एलोन्स अकेले में जास्मिन को कुछ बता रहे थे। अराकनी के बारे में सच कहूँ तो अभी भी काफी कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे ही कुछ और मामले भी सामने आए हैं। जैसे एक ग्रुप सी रैंक क्वेस्ट को पूरा करने के लिए निकलता है, लेकिन उनका सामना एकदम से ए रैंक के मानव बीच से हो जाता है और इस तरह की कहानियां काफी सारी फैली हुई हैं। उसकी इस बात पर जास्मिन बताते कि क्या गिल्ड जॉब्स का गलत अंदाजा लगा रही है। जो सुनने के बाद रेलोन्स बोलते कि यह नामुमकिन नहीं है, पर थ्री किंगडम ट्रीटी ने गिल्ड के लिए भी चीजों को उलझा दिया है, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटीज है कि ट्रीटी का विरोध करने वाला ही कोई पर्सन इन एक्सीडेंट के पीछे हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसका कोई प्रूफ है, पर उसका डैड होने के नाते मैं सच कहूँ तो मैं यही चाहूंगा कि इसी वजह से वह अब एडवेंचर करना छोड़ दे। ये बात सुनकर जास्मिन कहती है मुझे नहीं लगता कि आर्थर रुकने का इरादा रखता है। जिस बात का जवाब देते हुए रेनोस बताना शुरू करते हैं खैर उसका ये जिद्दीपन उससे एलिस से मिला है, इसलिए मौजूदा हालातों को देखते हुए हम बस इतना ही कर सकते हैं कि पूरी तरह से चौकन्ना ना रहे। इसी वजह से जैस्मिन मेरी बेटी का ख्याल रखना। जिस बात से जास्मिन पूरी तरह से एग्री थी। फिर यहाँ से इनकट होकर प्रेजेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर जास्मिन को कुछ आवाज सुनाई देती है। जो सुनने के बाद उसको लगने लगा था कि यह आवाज नोट की हो सकती है, इसलिए वो काफी तेजी से उस तरफ जाने लगी। लेकिन वहाँ पर नोट का तो पता नहीं, पर वहाँ पर लूकस के साथी जरूर मौजूद थे जो उसका नाम जोर जोर से पुकार रहे होते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर देखकर जास्मिन निराश होते हुए कही तो मेरी किस्मत तो गई, वैसे इसका मतलब है कि तुम दोनों वाइफ्स के लिए काम करते हो। जिस बात का जवाब देते हुए उनमें से एक बंदा बताना शुरू करता है हमें सैपियन की रॉयल फैमिली ने यहाँ पर भेजा था, लेकिन एक तूफान आ गया और हम बिना किसी सहारे के यहाँ पर पहुंच गए। जो सब बताने के बाद उन दोनों ने रोना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो रो रहे थे तो उन दोनों की रिंग अचानक से ग्लो करने लगी। फिर यहाँ से निकट होकर लूकस की तरफ आ गया था, जिसने अपनी स्पेस रिंग का इस्तेमाल करने के साथ टेंट और बाकी सामान बाहर की तरफ निकाल लिया होता है। उसकी रिंग को देखने के बाद आर्थर अपने मन में कहने लगा यह एक डायमेंशनल रिंग है और मैंने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, पर मैंने पहले खुद भी एक लेने के बारे में सोचा था, लेकिन सबसे लो रैंक की रिंग भी कई हजार गोल्ड कॉइन की पड़ती है। जबकि एलाइजा भी कहता है यार मेरे पास तो एक भी नहीं है, लेकिन इसके पास तो दो है। जबकि लूकस ने उसकी बात पूरी तरह से सुनी नहीं थी, लेकिन वो उन दोनों को बताता है तुम दोनों यहाँ से इसका ध्यान रख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ खड़े वो दोनों उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जो सब देखने के बाद लूकस हैरान होते हुए कहा क्या तुम दोनों को यह भी नहीं पता कि टेंट कैसे लगाया जाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलाइजा काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कहता है कि मैं भी यही सवाल तुमसे पूछ सकता हूँ। वहीं बीच में खड़ा आर्थर उन्हें शांत रहने को कहता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्थर ही टेंट लगा रहा होता है। जो देखकर एलाइजा कहा तुम तो ये काम अच्छे से जानते हो। जिस बात का जवाब देते हुए आर्थर उसे बता देता है कि ये सब नॉर्मल चीजें मेरे पार्टनर ने सिखाई थी। जब वो ऐसा कही रहा था तभी लूकस टेंट में से बाहर आते के साथ कहता है कि मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। अब ये सुनकर आर्थर उससे कहता है कि क्या तुम्हारी रिंग के अंदर कोई खाना नहीं है। जो सुनने के बाद लूकस अपनी रिंग को देखने के बाद फिर से टेंट में चला जाता है। उसके फेस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझने के बाद एलाइजा बता देता है कि मुझे लगता है कि उसके पास खाना बिल्कुल भी नहीं है, जिस बात से आर्थर भी एग्री था। लेकिन वो उससे पूछ लेता है क्या तुम्हारे पास कुछ है। जो सुनने के बाद एलाइजा उसे बता देता है बस थोड़ा सा, लेकिन हम तीनों के साथ ये एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर आर्थर कुछ मशरूम और मछलियां पकड़ के ले आया था, जिस चीज को देखने के बाद एलाइजा हैरान होने के साथ कह रहा था कमाल है, तुम तो लगभग कुछ भी कर सकते हो। जबकि आर्थर टेंट की तरफ जाते हुए लूकस को बताना शुरू करता है कि हम दोनों ने अपना अपना काम कर लिया है, इसलिए तुम्हारा काम है अब खाना बनाना। अब ये सुनकर लूकस की नींद ही उड़ चुकी थी, जबकि आर्थर बताता कि तुम ही यहाँ पर फायर मैजिक में सबसे माहिर हो, इसलिए काम पर लग जाओ। जो सुनकर लूकस ना चाहते हुए भी इसके लिए तैयार हो चुका था। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लूकस अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मछली को पकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली पकने के बजाय पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। अब ये देखने के बाद आर्थर कहा कि कोशिश करना कि हमारे खाने के लिए भी कुछ बच जाए। आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर लूकस उसे गालियां देने लगता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता है, इसलिए वो अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस मछली को
धीरे धीरे से पकाने की कोशिश करने लगा। उसी बीच एलाइजा टपकने के साथ उसे समझाता है कि पक्का कर लेना कि यह सच में पक जाए, क्योंकि हमें कच्चा खाने की आदत नहीं है। लेकिन लूकास उन दोनों के बार बार भाषण सुनने की वजह से खुद ही पक चुका था। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो अपने हाथों में फायर एनर्जी को कंडेंस करने के साथ मछली को ऊपर से पकाएगा। और ये सिलसिला ऐसे ही कुछ देर चलता रहा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लूकास ने उस मछली को अच्छे से पका लिया था, यहाँ तक वो फ्लैक्स मारते हुए कह रहा था, देखो वाइक से इससे कम की उम्मीद कभी मत करना। जबकि दूसरी तरफ आर्थर उन मशरूम को पकाते हुए कहता है कि जब जूस ऊपर आने लगेगा तो वह खाने के लिए काफी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। उसकी ऐसी नॉलेज को देखकर एलाइजा उसकी तारीफें करने लगा था, पर उसको इग्नोर मारता देखकर लूकास काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ उन दोनों से कहता है कि मैंने भी तो अच्छा काम किया है, मेरी भी तो तारीफ करो। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लूकास उन फ्राई मशरूम को खाते हुए कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, पर मसाला थोड़ा सादा है और परोसने का तरीका बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। इस पे आर्थर बताने लगा था, जो मछली तुमने पकाई है वह काफी अच्छी है, साथ ही साथ लूकास उम्मीद है कि अगली बार तुम इसे और जल्दी समझ जाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लूकास उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है, अगर तुम इसमें कमियां निकालना चाहते हो तो तुमको खाना खाने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर आर्थर उससे माफी मांगने लगता है और उसकी माफी को लूकास ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। जबकि एलाइजा आर्थर के करीब आते हुए उससे सवाल करता है, तुमने खाना बनाने का काम लूकास से ही क्यों करवाया? जो सुनकर आर्थर उसे बता देता है कि अगर हम काम को बांट ले तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उसकी ऐसी बातों से एलाइजा पूरी तरह से सहमत था। जिसके बाद आर्थर उनको ऐसे खाता हुआ देखकर अपने उन पलों को याद करने लगता है जहाँ पर उसने पहली बार अपनी फैमिली के साथ एक साथ खाना खाया था। और दूसरे सफर के दौरान उसने टैसिया के साथ खाना खाया था, पर टैसिया को उसका खाना कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। फिर तीसरी बार जब उसका बर्थडे था, यहाँ तक कि लिलिया की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। ये सब याद कर वो मुस्कुरा रहा होता है। जबकि एलाइजा बोला, मुझे आश्चर्य है कि तुम इसे पहनकर खाना कैसे खा लेते हो। पर आर्थर उसके सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन वो फ्लैक्स जरूर मारता है। और ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पर शाम से रात हो चुकी थी और इसके कुछ दूरी पर हमें गुफा का सीन देखते हैं, जिसके अंदर से दो आंखें काफी खतरनाक तरीके से चमक रही थी। अगली सुबह लूकास उन्हीं मशरूमों को काफी मजे से खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ खड़ा आर्थर उन दोनों से कहता है कि कल खाना इकट्ठा करते समय मैंने आइलैंड के आसपास थोड़ी सी सिंपल स्काउटिंग की थी। शुरुआत के लिए यहाँ सिर्फ हम ही लोग हैं और मुझे वो बोर्ड भी मिल गए जिनमें तुम दोनों भागकर आए थे, लेकिन वह हमें इस आइलैंड से भागने में मदद नहीं करेगी। पर हम दो काम कर सकते हैं, पहला किसी का इंतजार करें या खुद ही वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलाइजा सवाल करता है, क्या हमें रेस्क्यू किया जा सकता है? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए आर्थर बताता कि जैस्मिन एक AA रैंक की एडवेंचरर है और मुझे पता है कि वह जिंदा है, इसलिए वह मुझे ढूंढ लेगी। अभी सुनकर एलाइजा को भी एक उम्मीद मिल चुकी थी, पर वो उससे एकदम से सवाल करता है, तुम्हें सच में उस पर भरोसा है? तो फिर खुद को पीछे छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? उसके सवाल का जवाब आर्थर नहीं देता, पर वो उसे समझाने लगता है, हम मेनलैंड से ज्यादा दूर नहीं हो सकते, इसलिए हमें वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाना चाहिए। जब वो दोनों इसी तरह से बात कर ही रहे थे, तभी लूकास एक क्रिएचर की पेंटिंग दिखाते हुए बताना शुरू करता है, इनमें से कोई भी प्लानिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि हम तीनों ही इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। यह वह चीज है जिसकी मुझे तलाश है और यह मौसम को काबू कर सकती है। हालांकि लिमिटेड एरिया में, अगर समुद्र में हमारा सामना इससे हो गया तो हमारा बचना नामुमकिन होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों अच्छे से समझ जाते हैं कि फिशरमैन की बोट्स का लापता होने का रीजन यही क्रिएचर है। यहाँ तक कि आर्थर की बोट को डिस्ट्रॉय करने के पीछे भी इसी क्रिएचर का हाथ होगा। जो सब सुनने के बाद लूकास का कहना है, ये देखते हुए कि मानव विष कितना ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से यह बात समझ में आती है कि मैजिस्ट्री ने इसे पकड़ने के लिए वाइक्स फैमिली को ही क्यों बुलाया। ये बात सुनकर आर्थर कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है? जो सुनने के बाद लूकास फ्लैक्स मारते हुए कह रहा था, यह अक्सर पानी के किनारे पर ही अपना घोंसला बनाती है और आसपास के पूरे इलाके को ही अपना इलाका मान लेती है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह इसी इसलैंड पर कहीं ना कहीं मौजूद होगी, इसी वजह से मैं इसे जलाकर राख करने वाला हूँ। जो सब कह लेने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, पर आर्थर उसको रोकते हुए कहता कि अगर हम तीनों जाए तो ये और ज्यादा असरदार होगा। जो सुनकर लूकास उन दोनों को एक ही कंडीशन पर अपने साथ आने देता है और वो कंडीशन यह है कि उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा। इसी के साथ यहाँ से इकट्ठा होकर जास्मिन की तरफ आ गया था, जो अभी भी आर्थर को ही ढूंढ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से उसे सिल्वी की आवाज आने लगी, जो भागते हुए उसी की तरफ आ रही थी। उसको यहाँ पर देखकर जास्मिन उससे सवाल करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर सिल्वी अपने ही इशारों के थ्रू उससे कुछ कहने लगी, लेकिन उसके इशारे उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। पर वो कुछ बातें समझ चुकी थी कि आर्थर अभी भी जिंदा है। साथ ही साथ सिल्वी भी इससे एग्री थी। यहाँ तक कि जास्मिन भी काफी ज्यादा खुश होने के साथ कही, भगवान का शुक्र है कि आर्थर अभी भी जिंदा है, पर मुझे जल्दी करनी होगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो तीनों बीस्ट की केव की तरफ आ चुके थे, जबकि आर्थर का कहना है, हम यह पक्के तौर पर कह सकते हैं कि यह उसका नेस्ट है। वैसे लूकास, क्या तुम किसी बड़ी चीज से शुरुआत कर सकते हो? जिस बात पर एग्री करते हुए लूकास फ्लैक्स मारते हुए कहता है कि बहुत अच्छे से मैं उस पावर का इस्तेमाल करूंगा जो हम सिर्फ बाइक्स के पास है। जिसके बाद उसने काफी खतरनाक फायरबॉल से उस केव के अंदर अटैक कर दिया था और उस अटैक की वजह से वो केव धीरे धीरे टूटने लगी। यहाँ तक कि उस चीज का प्रेशर उन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसको देखने के बाद एलाइजा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ वहाँ पर एक काफी बड़ी दीवार क्रिएट कर देती
देता है, पर दीवार क्रिएट करने के बाद भी उन तीनों को उस चीज का प्रेशर झेलने में काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन जब वहाँ का माहौल शांत हो जाता है तो वो दोनों उसे गाली देते हुए कह रहे थे कि अगली बार काफी ज्यादा शांति से काम लेना। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर लूकस फ्लेक्स मारते हुए कह रहा था, हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, पर मैं चाहूंगा कि उसका मानक और तबाह ना हो गया हो। जब वो ऐसा कह रहा था तभी अचानक से वहाँ की जमीन शेक होने लगी, लेकिन आर्थर इस चीज को समझ गया था, इसलिए वो उनको भागने को कहता है। यहाँ तक कि हम उनके पीछे देख पाते हैं कि वो बीस्ट अपनी ही केव को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल आया। अब इतने बड़े बीस्ट को देखने के बाद उन तीनों की ही फटके 64 हो चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तो लूकस की फटी पड़ी थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उस बीस्ट ने वाटर बॉल का इस्तेमाल करने के साथ उन तीनों पे एक साथ अटैक कर दिया था, लेकिन आर्थर उसके वाटर बॉल को अपने स्वॉर्ड से काट देता है। साथ ही वो लूकस को बताता कि मैं इसे बिजी रखूंगा, इसलिए एक और बड़ा अटैक तैयार करो। वहीं दूसरी तरफ लूकस तो पहले ही काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर वो खुद को संभालने के साथ आर्थर पर चिल्लाने के साथ कहता है कि मुझे पता है, मैं तो बस यही करने वाला था। साथ ही साथ डिफेंस की जिम्मेदारी एलाइजा ने ले ली थी, जबकि दूसरी तरफ आर्थर उस पर अटैक करने के लिए जाने लगा। उसको अपनी तरफ आता देखकर उस बीस्ट ने आर्थर पर अटैक कर दिया था, लेकिन एलाइजा के होते हुए वो उस पर अटैक भी नहीं कर पाता। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लूकस अपने अटैक को तैयार करते हुए कह रहा था, मुझे बेवकूफ बनाओगे क्या? जो सब कहने के बाद उसने अपने सबसे खतरनाक अटैक से उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बीस्ट बस थोड़ा सा इंजर्ड होता है। अब ये देखने के बाद लूकस काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आर्थर घबराता नहीं, वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उसको इंजर्ड करने में कामयाब रहा। साथ ही साथ लूकस भी उसका साथ देते हुए अपने फायर बॉल से उस पर अटैक कर चुका, पर इन दोनों के कंबाइन अटैक के बावजूद भी उस बीस्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, यहाँ तक कि वो उन पर ही अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए एलाइजा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है। जबकि हम उस बीस्ट को देखते हैं जिसने अपने आप को काफी जल्दी से हील कर लिया था। उसकी हीलिंग एबिलिटीज को देखने के बाद आर्थर हैरान होने के साथ अपने मन में कहता है कि मेरे अटैक्स असरदार तो है, लेकिन उसकी खुद को रीजनरेटिव करने वाली एबिलिटी की वजह से वह लगभग तुरंत ही बेअसर हो जाते हैं। वैसे जिस दुनिया में मैं हूँ वहाँ की बायोडायवर्सिटी मुझे बेहद दिलचस्प लगती है, चलो इसे एक बार आजमा कर देखना तो बनता है। जो सब सोचने के बाद वो उन दोनों से कहता है कि चलो जगह बदल लेते हैं। अब ये सुनकर उन दोनों के ही होश उड़ चुके थे, तो जगह किस तरह से बदली गई है वो मैं बता देता हूँ। आर्थर की जगह ले ली है एलाइजा ने, एलाइजा की जगह ले ली है आर्थर ने। तो अब बचा लूकस। तो आप लोग जानते ही होंगे कि लूकस ने कौन सी जगह ली होगी। जिसके बाद लूकस भागते हुए उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है, जिसको आर्थर कवर करने लगा, यहाँ तक कि वो लूकस से बैकअप देने को कह रहा होता है। अब ये सुनकर लूकस काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, पर वो फिर भी खुद को तैयार करने के साथ अपनी एक आंख खोलते हुए उस बीस्ट को देखने के साथ कहता है कि लेकिन अगर हालात इस तरह से मुड़ गए हैं तो मेरे को प्रोटेक्ट कौन करेगा? वहीं पर एलाइजा बस आगे बढ़ने का काम कर रहा था, जिसको डिफेंस कर रहा था आर्थर। लेकिन एलाइजा उस पर भड़कते हुए कहता है कि क्या तुमको यकीन है कि ये आइडिया काम करेगा? जिस पर आर्थर उसे बता देता है कि मुझे भी पक्का यकीन नहीं है कि ये काम करेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलाइजा तो सदमे में ही चला गया था, लेकिन आर्थर उसे समझाता है कि मेरे पास यही आइडिया था, क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है तो मुझे बताओ। जो सुनकर लूकस की तो बोलते ही बंद हो चुकी थी। फिर वो ना चाहते हुए भी आर्थर के प्लान के मुताबिक चलने लगा। साथ ही साथ आर्थर लूकस को बता रहा होता है कि क्या बात है लूकस, मुझे तो लगा था कि तुम सैपियन किंगडम की सबसे पावरफुल मेज फैमिली से हो। आर्थर की गुस्सा दिलाने वाली बातों को सुनकर लूकस इसी गुस्से के साथ उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन जितनी तेजी से अटैक नहीं हुआ था उससे जल्दी तो वो हील हो जाता है। पर इस बार वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ उन पर अटैक कर चुका, जिस अटैक को लूकस वाइक्स अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करने के साथ ब्लॉक कर रहा होता है। अपने अटैक को नाकाम होता देखकर उस बीस्ट ने अपनी टेल का इस्तेमाल करने के साथ एलाइजा पर अटैक कर दिया था, जो देखकर आर्थर उसको कसकर पकड़ने के साथ एक ऊंची छलांग लगा चुका, यहाँ तक कि वो उसको बताता कि एलाइजा अपनी प्लानिंग पर कायम रहो। जो सब बताने के बाद आर्थर अपने डुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके माथे पर काफी ब्रूटल हिट कर देता है। और अब बारी आ गई थी एलाइजा की, जिसने अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ नुकीले नुकीले कांटे क्रिएट कर लिए थे, और इन्हीं से वो उसके छेद को भर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट खुद को हील नहीं कर पाएगा। अपनी प्लानिंग को कामयाब होता देखकर आर्थर उस पर ऐसे ही लगातार अटैक करने लगता है। साथ ही साथ लूकस भी उसका साथ दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ एलाइजा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके छेद को बार बार भर रहा था, ताकि वो खुद को रिजरेक्टिव ना कर सके। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जाइंट मॉन्स्टर अब मर चुका है। जो सब देखने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि आर्थर उससे कह रहा था, एलाइजा तुम्हारी वजह से हमने उसे हरा दिया। जिस पर एलाइजा उसकी तारीफें करते हुए कहता है कि अगर हमने तुम्हारे प्लान को फॉलो नहीं किया होता तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। जबकि लूकस खुद ही फ्लैक्स मारते हुए कह रहा था, और वाइक्स फैमिली की शोहरत फिर से बढ़ने वाली है। जिस पर आर्थर अपने मन में कहने लगा, जिनके पास इमेंस पावर होती है उन्हें उसके साथ आने वाले जिम्मेदारी और प्रेशर को भी उठाना पड़ता है। पर शायद इस यंग नोबल पर्सन के लिए मैं जो चिंता दिखाता हूँ उसकी वजह यह है कि वह मुझे मेरे अपने उस रूप की याद दिलाता है जब मैं खुद यंग था। और वो ऐसा कहते हुए लूकस को ही घूरे जा रहा था, जो देखेकर लूकस इसका रीजन पूछता है, जिस पर आर्थर उसे बता देता है कि वह वाकई इंप्रेसिव फायर पावर थी। अब ये सुनकर लूकस फ्लैक्स मारने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम उस बीस्ट की तरफ आते हैं जिसने खुद को हील कर लिया था। जो सब देखने के बाद वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, यहाँ
यहाँ तक कि आर्थर खुद को तैयार करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं पहले ही काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से मैं इसका सामना ज्यादा देर के लिए नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ जल्दी सोचना होगा। और वो ऐसा कहते हुए परेशान हो ही रहा था, तभी दूसरी तरफ हम जास्मिन को देखते हैं जो काफी तेजी से उसी तरफ आ रही थी, जिसने आते के साथ एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा दी। यहाँ तक कि वो उसके करीब जाते हुए कह रही थी, आर्थर क्या तुम ठीक हो? लेकिन आर्थर तो इस पे एग्री था, पर सिल्वी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। जबकि एलाइजा उस मोस्टर की ऐसी हालत को देखने के बाद हैरान होने के साथ कह रहा होता है, एक ए रैंक एडवेंचर क्या ऐसा कर सकता है? साथ ही साथ लूकास भी ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जास्मिन उससे माफी मांगते हुए कह रही थी, मुझे माफ करना, मुझे पता होना चाहिए था कि हम क्या कर रहे थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर कहता है कि मैं भी ये बात कह सकता हूँ, वैसे भी हम तो एक पार्टी है ना, और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दूसरी तरफ हम सिल्वी को देखते हैं जिसने उस बीस्ट का मानक और लेने के साथ वहाँ से भागना शुरू कर दिया था, जिसके पीछे पीछे वो दोनों भागते हुए कह रहे थे, ओए नॉट देख तेरा बीस्ट क्या कर रहा है, वैसे तू हमारे शकल क्यों देख रहा है, उसे रोक क्योंकि वो माना कोर हमारा है। पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है क्योंकि सिल्वी ने वो माना कोर फाइट कर लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो चिल्लाने लगे। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर सेपेंट किंगडम की तरफ आ जाता है जहाँ पर वीओ टेसिया से कह रही थी, अरे रुको, क्या तुमने अभी तक आर्थर को नहीं देखा? उसकी इस सवाल का जवाब देते हुए टेसिया बताती कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे हम बस एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फिर तिसाबा कहता है कि मुझे पता है कि ये क्या है। इस बात को तो वीओ भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फिर वो दोनों एक साथ कहने लगे, तुम वहाँ पर गई तो होगी पर डर के मारे वहाँ से भाग गई होगी, जो सुनने के बाद टेसिया गुस्से के साथ कही, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ठीक है मैं भी जाती हूँ, बस तुम देखते रहना। पर जब वो जा रही थी तो फेरित उसको रोकने के साथ कहता है कि तुम अपने पैसे देना भूल गई, जो सुनकर टेसिया को अब पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर वो क्या ही कर सकती है, इसलिए वो वहाँ पर पैसे धरने के साथ उनको मुंह दिखाते हुए जाने लगी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर आर्थर के घर की तरफ आ गया था जहाँ पर टेसिया गहरी गहरी सांसें लेते हुए कह रही थी, मैं ये कर सकती हूँ, मतलब मैं एलिनोर किंगडम की प्रिंसेस हूँ और जिस दोस्त से मैं काफी समय से नहीं मिली हूँ उससे मिलने जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चलो टेसिया तुम ऐसा कर सकती हो। इसी के साथ वो खुद को भरोसा दिलाने के बाद गेट खोलने के लिए जाने लगी, पर अचानक से पीछे से रेलोन्स की आवाज आती है, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? उनकी आवाज को सुनने के बाद टेसिया पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में वहाँ से भाग जाती है, पर रेलोन्स उस लड़की को देखने के बाद कहती है कि वह लड़की तो एक एल्फ थी, लगता है जायरस में अब दूसरी रेसेस के भी लोग नजर आने लगे हैं, लगता है वह ट्रीटी काम कर रही है, मेरे लिए तो यह काफी अच्छी खबर है। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर उन्हीं मिस्टीरियस बंदों की तरफ आ गया था जिन लोगों ने और भी माना बीस्ट क्रिएट कर दिए थे। जो सब करने के बाद एक मिस का कहना है, लगता है वह चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिस पर एग्री करते हुए एक बूढ़ा बंदा कहता कि हाँ वह काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है, मुझे एक ऐसा ढूंढना होगा जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो ताकि मैं उस दिन इसका इस्तेमाल कर सकूं। और उसके ऐसा कहते ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।